ओह! जी जनाब, आइए मैम, क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं जब आप एग्ज़ाम जिन स्पेसिफिकली जो लोग रिपीट कर रहे हैं एग्ज़ाम, क्या आपको प्रॉब्लम पेश आई थी व्हेन यू वर अटेम्प्टिंग योर पेपर? कोई फीडबैक कहीं से हम शुरू करते हैं? डॉक्टर मैं यही कह रहा हूँ, तो मसला यही है कि मैंने थ्योरी से पढ़ी है। अब जो कर रहे हैं तो अभी इंशाल्लाह तैयारी है, तो अल्लाह ठीक करेगा। उनके क्लिनिक इंशाल्लाह। वो तो ज़ाहिर है रहता है, वो क्वेश्चन तो आ जाते हैं। बाकी ये कि थ्योरी पढ़ी हो तो बेहतर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए आईएमएम में यही मशहूर है ना कि आप रिकॉल्स क्रैम कर लें तो बस वो आ जाता है, आप पास हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ मशहूरी है, ऐसा है नहीं। अगर आपकी थ्योरी अच्छी नहीं है, आपका तो कोई बेसिक ही नहीं है, आप 5 कीज़ में से कैसे 1 की निकालेंगे? रिकॉल की बेस्ड पे। कोई ना कोई एडिशनल चीज़ आ गई जो पहले पेपर में नहीं आई, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आप तो एक्सक्लूड नहीं कर पाएँगे अगर आपको अपने टॉपिक पे अच्छी कमांड ही नहीं है। तो थ्योरी तो ना मस्ट है। अच्छी थ्योरी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई क्रैश कोर्स भी अच्छी थ्योरी की रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है? आपकी थ्योरी अच्छी है, आप पास हो सकते हैं। बट अगर आपकी थ्योरी अच्छी नहीं है, आप जितने मर्ज़ी रिकॉल्स कर लें। हाँ, तुक्का हो सकता है, यू कैन क्लियर आईएमएम बट अगर स्टॉप लग जाता है एफसीपीएस में, अगर बहुत ज़्यादा लकी हो तो मेबी रिकॉल्स करके आप थ्योरी क्लियर कर लें, पार्ट 2 की भी, बट आगे फिर नहीं क्लियर होता टोक्स या आपके शॉर्ट केसेस। हर स्टेशन पे वो फ्रॉम वेरी बेसिक आपका नॉलेज असेस कर लेते हैं। तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई आपको एफसीपीएस की डिग्री बगैर पढ़े दे दें, ठीक है? तो आईएमएम के लिए जो है वी आर स्टार्टिंग आवर रेगुलर थ्योरी सेशन, 3 मंथ्स का ये सेशन है और उसी के बारे में आज जो है ये ओरिएंटेशन सेशन है कि थ्योरी जो है हमने कैसे पढ़नी है, कैसे अप्रोच करना है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, कि एग्ज़ाम जो हमें रिकॉल आए या ना आए बट हम पास हो जाएँ, ठीक है? तो वी हैव डिवाइडेड फॉर आईएमएम होल सिलेबस इन 7 मॉड्यूल्स। जनरल गायनी ओप्स का एक मॉड्यूल है, एंटीनेटल का है, इन्फेक्शन का है, मेडिकल डिसऑर्डर का है, फीटल मेडिसिन का है, ऑन्को का है, यूरोगायनी का है। ठीक है? साइड बाय साइड हम आपको ज़रूर रिकॉल्स भी करवाएँगे और उसके लिए हमारी अपनी मेड होम की बुक्स हैं इनसाइड सीरीज़ की और आपके पूल में सिर्फ़ आईएमएम का पूल नहीं है। जिन जिन लोगों ने एमसीपीएस का पेपर सॉल्व किए इनसाइड एमसीपीएस के, तो उनको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि इंतहाई ओवरलैपिंग होती है आईएमएम और एमसीपीएस के पूल की। मैं एमसीपीएस के बच्चों को अगर कोई चीज़ स्किप कराती हूँ, तो वो सिर्फ़ एफसीपीएस का पूल कराती हूँ। आईएमएम का मैं बिल्कुल भी नहीं कराती, दोनों के लिए मैंडेटरी है। इफ यू आर अपीयरिंग इन एमसीपीएस एग्ज़ाम, आपने आईएमएम के पेपर करने हैं, अगर आप आईएमएम में अपीयर हो रहे हैं, तो आपने एमसीपीएस के करने हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। हाउएवर कैसे हम करें मॉड्यूल्स को अप्रोच, हम अपने इंशाल्लाह 3 सेशन में वी हैव जस्ट स्टार्टेड। तो जो रेफरेंस बुक्स है ना, बहुत सारे आते हैं कि 10th टीचर पढ़ के फलानी लड़की पास हो गई, फलानी पास हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10th टीचर अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चों की बुक है, आप लोग तो ग्रेजुएशन बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन के कैंडिडेट्स हो, आप 10th टीचर पढ़ के आपके लिए पास होना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, 10th टीचर ना पढ़ के कॉन्सेप्ट बनाना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आपने जो भी एमबीबीएस में अपनी बेसिक बुक पढ़ी थी, वेदर इट वाज़ 10th टीचर आर हर्षद चौहान, आप एक दफ़ा उसको रिवाइज़ कर लें। आई विल रिकमेंड 10th टीचर क्योंकि थोड़ी लेटेस्ट है। तो जब आपने एक दफ़ा अपनी गायनी ओप्स की 10th टीचर रिवीजन कर ली है ना, तो जनरल गायनी ओप्स के लिए ईबीएम सफिशिएंट है। एंटीनेटल लेबर के लिए ईबीएम अलोंग विद आवर कार्ड्स जो हम आपको भेजते हैं हर मॉड्यूल में, दे आर सफिशिएंट। इन्फेक्शन के साथ ईबीएम ऐड कर लें, डीएच की एडीहस की टेबल ऐड कर लें और इसके साथ समरी बुक ऐड कर लें इनसाइड की, दैट इज सफिशिएंट। मेडिकल डिसऑर्डर और फीटल मेडिसिन के लिए डीहस ज़्यादा बेहतर है। ऑन्कोलॉजी के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के लिए आईएमएम के लेवल पे प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस आती हैं, जैसे यूट्रस की में फाइब्राइड सॉरी हाइपरप्लेजिया आ गया, ठीक है? और सर्विक्स में सिन्स आ गए या वल्वा में विन आ गए। तो ये प्री मैग्नेंट कंडीशंस सबसे अच्छी जो हैं फॉर योर लेवल, आप इन दोनों को कंबाइन करें ईबीएम और डीहस को। चूँकि सिन की तो गाइडलाइन अपडेट हुई हैं, तो गाइडलाइन भी करें या ऐड कर लें मेडहम के कार्ड्स। लेकिन ऑन्कोलॉजी विल गिव यू टफ टाइम अगर सिर्फ ईबीएम से करते हैं या सिर्फ डीहस से करते हैं, क्योंकि
क्विकली ये जो प्री ऑन्कोलॉजी है ये रिवाइज हुए जा रही है। तो गाइडलाइन को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हर आईएमएम सारी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जो पढ़ना ज़रूरी है वो हम आप लोगों को करवा देंगे और इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आने वाला, जो आपको पढ़ा दिया जाएगा। ओके, यूरोगाइनी सबसे अच्छी ईबीएम में, अगर आप डी फर्स्ट स्किप भी करते हैं आप कर दें, आप गाइडलाइन स्किप भी करते हैं आप कर दें। आप लोगों के लेवल पे जो बेसिक यूरोगाइनी आती है, जैसे इनकॉन्टिनेंस या फिस्टुलास, दैट आर सफिशिएंटली रिटन इन ईबीएम। तो ये मॉड्यूल्स होंगे इंशाल्लाह और ये आपके लिए बेसिक सोर्स होगा। हर सोर्स में आप ऊपर मैंने पहले ही लिख दिया टेंटेटिव रिवीजन, तो वो पढ़ोगे तो अच्छी आपकी जो फाउंडेशन है वो बनेगी। और पूल के लिए इनसाइट आईएमएम और इनसाइट एमसीपीएस, मतलब पास पेपर्स के लिए ये 2 बेसिक बुक्स हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस बुक्स में वी विल रिकमेंड कि लेंज और प्री टेस्ट आप ज़रूर करें। ठीक है, हाँ, लेंज और प्री टेस्ट जो कि पुरानी बुक्स हैं, पूल में तो आई हैं बार-बार, लेकिन उनकी कीज़ अपडेट हो गई है क्योंकि गाइडलाइन अपडेट हो गई हैं। और विलियम में थोड़े से मसले अमेरिकन गाइडलाइन ओवरलैप करती हैं ब्रिटिश से, और हमने सिर्फ ब्रिटिश फॉलो करनी है, तो ये भी है। तो प्री टेस्ट और लेज का भी हम लोग आईएमएम में आपको कवर कराएंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो बाय ज्वाइनिंग मेड होम रेगुलर थ्योरी सेशन आप यू विल बी एबल टू कवर दीज 2 इम्पोर्टेंट बुक्स विद डाटा, और ये 7 मॉड्यूल्स के थ्रू आप अपना प्रॉपर सिलेबस जो है वो क्रैक कर लेंगे इंशाल्लाह, और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वे में। कोई कहानी नहीं है, कोई लंबे-लंबे लेक्चर्स नहीं है, मिनिमम कोई भी लेक्चर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होता और टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं। और इस चीज़ को मैंने आप लोगों को साथ बताना है कि एक एक डेमो टॉपिक मैंने चूज़ किया इन्फेक्शन का, एंड आई विल गाइड यू कि आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे पढ़ना है, या मैड होम ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कैसे के सारे मॉड्यूल कवर कराएगा। ओके, पूल मैं किए जा रही हूँ, तो पूल है क्या? स्विमिंग पूल नहीं है। पूल से मेरा पास्ट पेपर्स की कलेक्शन, उसे हम पूल कहते हैं। तो आईबीएम के लिए एमसीपीएस और एफसीपीएस के पास पेपर्स के सेट बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक कैसे पूछा जा रहा है। तो जब आप एक दफ़ा साथ टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसी वक़्त आप देख लें कि ये क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं, तो आप उस अंदाज़ में ज़रूर वो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइलाइट करते हैं या पढ़ते हैं। तो ये एक अच्छी तैयारी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एग्ज़ाम फ़ोकस्ड प्रिपरेशन, और सिमिलरली एमसीपीएस वाले भी आईएमएम का पूल करते हैं। रीज़न ये है कि लेबर इन्फेक्शन, फीटल मेडिसिन जैसे ये कॉन्ट्रासेप्शन या एचएमवी या जनरल गायनी के जो टॉपिक्स जितने इम्पोर्टेंट आईएमएम के लिए हैं, वो उतने ही इम्पोर्टेंट एमसीपीएस के लिए होते हैं, और वो जो क्वेश्चंस आते हैं कोई नए नहीं आते। वही स्टेशन पूछ रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन डिलीवरी का पूछ रहे होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ स्वैब्स, फेटल एनॉमलीज का पूछ रहे होते हैं, और वही डायबिटीज होती है। तो कोई चेंज तो नहीं है ना, तो इसलिए आपका पूल भी चेंज नहीं है। और ये आईएमएम की बुक्स मैंने बता दी आप लोगों को, मॉड्यूल्स बता दिए, मेन जो इश्यूज आते हैं हर मॉड्यूल में वो भी मैंने बता दिया, और जो पास्ट पेपर्स हैं उसका सोर्स और जो है रेफरेंस बुक्स भी मैंने आपको बता दी, और प्रैक्टिस बुक्स भी जो आपने पढ़नी है लेंज और प्री टेस्ट वो भी मैंने बता दी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं टिप्स आपके लिए। अगर आप एग्जाम में अगस्त में अपेयर हो रहे हो, तो आपकी तैयारी इस तरह होनी चाहिए कि कम से कम आप 3 दफ़ा अपना एंटायर सिलेबस रिवाइज कर सको, क्योंकि पहली रिवीजन में हार्डली 20-30% आप याद करते हो। सेकंड रिवीजन में आपकी जो मेमोरी है वो 50-60% तक चली जाती है, और फिर थर्ड रिवीजन में आप जाके 80-90% पर पहुंचते हो कि वो इन्फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस कर सको और उनको यूज कर सको। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग में अगर बहुत अच्छा नहीं भी आ रहा तो नो वरीज, सेकंड रीडिंग के लिए टाइम रखा हुआ है हमने, तो हम सेकंड रीडिंग में वो चीजें डेफिशिएंसीज कवर कर लेंगे, और थर्ड रीडिंग में जो छोटे मोटे और इश्यूज थे, एक दो टॉपिक आपसे मिस हो गए, तो वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, बट बिलीव मी, नो रिवीजन, नो रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन एग्जाम। अपना प्लानर ऐसे मत बनाएंगे 5 महीने तक आप आखिरी टॉपिक कर रहे हैं और उसमें रिवीजन के लिए कोई टाइम नहीं है। डू नॉट डू दिस, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। तो पहली रिवीजन में आपने कम से कम 50% अपने नोट्स बना लेने हैं, और एक इंसिडेंट्स बुक अलग से लिख लेनी है। आईएमएम में ना इंसिडेंट्स बहुत जरूरी होते हैं, लेबर के, इन्फेक्शन के, ये आते हैं हमेशा। तो फिर सारी बुक में बिखरे हुए ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही हम आपको पढ़ाएं, जो मॉड्यूल पढ़ाएं, तो आप पे ये फर्ज है कि उसमें रिलेटेड जितने इंसिडेंट्स हैं वो एक ही जगह पे आप जमा कर लें। ठीक है, और फिर वो बुक से ना ढूंढने पड़े, बल्कि आपने लिखे जहाँ हुए हैं आपने वहीं से ढूंढने हैं।
सेकंड रीडिंग में भी आप अपने जो बकिया 50% नोट्स थे वो बना लें और इंसिडेंस बुक भी कंप्लीट कर लें। तो सेकंड रीडिंग तक आपके जो नोट्स हैं वो बन चुकी हैं प्रॉपर और आपकी इंसिडेंस बुक भी रेडी हो चुकी है। थर्ड रीडिंग में अब आपने इन दोनों चीज़ों को अपने नोट्स को पढ़ना है और इंसिडेंस बुक को पढ़ना है और साथ तीसरा काम करना है वो ये है कि आपने छोटे-छोटे एल्गोरिथम बनाने हैं। इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेसिंग करनी होती है, वो स्टेप वाइज़ ही होती है ना हमेशा। मतलब जैसे कोई इन्फेक्शन आ गया तो पहले उसको वो रैश या किसी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन के साथ आएगा, फिर कोई ना कोई इसका लैब टेस्ट आएगा, फिर बच्चे में कुछ होगा, ठीक है? स्कैन पे कुछ आएगा। तो कोई स्टेप वाइज़ चल रहा है ना सारा प्रोसेस। तो आपने भी कोई भी टॉपिक इसी तरह स्टेप वाइज़ ही लिखना है कि जैसे लेट्स सपोज़ डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स ये हैं, इसमें ये टेस्ट करवाना है, कब कौन-सा करवाना है। मेजर रिस्क फैक्टर्स में हम ओजीडीटी कराते हैं बट वो कब-कब करवाना होता है या बच्चे की मॉनिटरिंग कब-कब करनी है, किसमें सेक्शन करना है, किसमें इंडक्शन करनी है। तो ये आप एक एल्गोरिथम बना लें। सो लेट्स सपोज़ तो थर्ड रीडिंग में आपने अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं, इंसिडेंस बुक रिवाइज़ करनी है और छोटे-छोटे एल्गोरिथम बनाने हैं कि टॉपिक जो है वो एक बर्ड्स आई व्यू में कवर हो जाए। एंड वी विल गाइड यू फॉर दिस, इसे मैं माइंड मैप भी कहती हूँ। तो देखें आपकी सारी चीज़ जो है ना वो अब जाके थर्ड रीडिंग के बाद आप इस काबिल होंगे कि चीज़ों को एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर सकें और बड़े क्विक वे में कोई की बना सकें। ठीक है? ओके। और अगर आप एल्गोरिथम नहीं बनाते तो आप वो चीज़ें हाइलाइट कर लें जो आपको लगता है बड़ी वोलेटाइल हैं। लेट्स सपोज़ एक इन्फॉर्मेशन जो आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, कोई परसेंटेज है या कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि मुश्किल सा नाम है, कोई रिएक्शन है, वो आप भूल रहे हो, कोई परसेंटेज है या कोई सिंड्रोम है, तो आप उसको एक कलर कोडिंग कर दें कि लेट्स सपोज़ इट्स येलो कलर। आपने कोई भी चीज़ जो आपको बार-बार भूलती है, आप येलो कलर जैसे उसको हाइलाइट कर लें। और एग्ज़ाम से पहले अगर आपने एल्गोरिथम नहीं बनाए, नोट्स नहीं बनाए, आप बुक से ही रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो पूरी बुक्स तो पढ़ी नहीं जाएगी आपसे। तो सिर्फ़ ये येलो जो आपने हाइलाइट्स किए हुए हैं, आप इनको क्विकली देख लेंगे और एग्ज़ाम से हफ़्ता पहले अगर आपने ये सारी चीज़ें येलो कलर्स देख ली अपनी बुक के, तो यू आर सेफ। जो चीज़ भी आपने पढ़ी अगर एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया, तो वो लेस लाइकली आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्प करने वाली है। ठीक है? तो आपने आपने अपनी थ्योरी भी साथ-साथ करनी है, अपना पूल भी साथ-साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है? दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी क्योंकि थ्योरी स्टेट पढ़ने से प्रॉब्लम तो उसमें आया नहीं, तो आप जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अच्छी लर्निंग है और वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड है। इससे मुराद ये है कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया और क्विकली उसके बाद आपने टॉपिक वाइज़ उसके क्विज़ कर लिए। ठीक है? वी विल गाइड यू अबाउट टॉपिक वाइज़ क्विज़ एज़ वेल। लेट्स सपोज़ अगर हमने टॉर्च पढ़ा है तो टॉर्च में से पॉसिबल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपने फ़ौरन उसको जो है उसको सॉल्व किया, समझ में नहीं आया दोबारा थ्योरी पढ़ ली या आप में से किसी को टैग कर दिया। तो इस तरह से आपकी जो है वो तैयारी चलेगी साइड बाय साइड, मतलब थ्योरी भी और उसके एमसीक्यूज़ भी। ठीक है? और प्रैक्टिस बुक्स में लें, जो बीटेस्ट खोलें, जितने भी इन्फेक्शंस के इनके यूनिट्स हैं, जब आपने इन्फेक्शन का मॉड्यूल खत्म करना है, तो उन दोनों किताबों से इन्फेक्शन के यूनिट्स भी खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है? ओके। अच्छा, फिर आपने अपने रिवीजन नोट्स बनाने हैं। साइड बाय साइड मैं पहले बता चुकी हूँ, सेकंड रीड में कवर हो जानी चाहिए। ठीक है? हाइलाइट आप सिर्फ़ वो इन्फॉर्मेशन करें जो ज़रूरी है, पूरी बुक रंगीन ना करें। और अब हर कलर को की इम्पोर्टेंस के साथ कोडिंग करें। मतलब येलो कलर्स की जो चीज़ भी हाइलाइट है, ये वो चीज़ है जो एग्ज़ाम में 7 दिन पहले ज़रूर रिवाइज़ करनी है, वरना ये आपको याद नहीं रहेगी। तो एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले आप ऑल पिंक और ऑल ग्रीन जो है वो ना भी रिवाइज़ करें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये आपको आते हैं। ठीक है? ये थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से इंशाल्लाह करें तो यू कैन रिप्रोड्यूस मैक्सिमम इन एग्ज़ाम। सिमिलर इंसिडेंसेस तंग करते हैं, उनको अलग से लिखें। ठीक है? Just take a minute.
सरिश मैंने आपको ना मैसेज कर दिया लिंक, तो काइंडली आप पोस्ट कर दें, वैसे मैंने ही पोस्ट कर दिया। अच्छा, तो सिमिलर इंसिडेंसेस का ख्याल रखें, ये तंग करते हैं, तो उनको भी अलग से आपने येलो कलर से कोड करना है, ठीक है। तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स थ्योरी बुक्स, एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन सारी नहीं करनी, जो करनी है वो साइड बाय साइड हम आप लोग को बता देंगे, जैसे कि प्रीटर्म प्री प्रॉम ये चेंज हो गई है, प्रीविया चेंज हुई है, या सिन की गाइडलाइन चेंज हुई है, ठीक है, या मोलर चेंज हुआ है। तो जो चीजें चेंज हुई है सिर्फ वही करेंगे गाइडलाइन से, अदरवाइज फॉर आईएमएम लेवल होल गाइडलाइन पढ़ना जरूरी नहीं है, और ना ही पढ़ के आप एग्जाम पास कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो सीपीएसपी का फॉर्मेट है वो क्लिनिकल क्लिनिकल होता है, और जो गाइडलाइन होती हैं वो रिकमेंडेड होती हैं, मोर थ्योरेटिकल होती हैं। मतलब आपके क्वेश्चन में 5-6 और चीजें भी आएंगी क्लिनिकल, उन्हीं में से आपने नेगोशिएट करके की बनानी है, तो ओनली गाइडलाइन कांट हेल्प। तो आपने अच्छी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, दे मेक गुड कॉन्सेप्ट, वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी अच्छी बिल्ड करती हैं। हाँ, जो गाइडलाइन में चीज जो ईबीएम में गाइडलाइन पुरानी है वो हम कर लेंगे, वो हम आपको करवाएंगे साथ के साथ, ठीक है। ड्यू हर्स्ट फॉर एडोलेसेंट गायनी जैसे प्रीकॉक्सिस पबर्टी या एमेनोरियाज के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ड्यू हर्स्ट में अगर कोई अच्छी चीज बेहतरीन लिखी हुई है तो ये एडोलेसेंट गायनी है। हाउएवर जो हाई अचीवर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी कि इफ यू आर रीडिंग ओनली ईबीएम, तो फिर भी ड्यू हर्स्ट में जो मॉड्यूल के टेबल्स हैं, इफ यू हैव टाइम आप सिर्फ टेबल्स कर लें या समरी बॉक्सेस कर लें, एंड दैट इज सफिशिएंट। ये हाई अचीवर्स की बात कर रही हूँ, बिकॉज ईबीएम पढ़ के और गाइडलाइन जो मैंने आपको बताई हैं ये करके भी आप आराम से पास हो जाते हो, ठीक है। ओके, 10 टीचर तो भाई जरूरी है ना, रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज वो कहते हैं ना, अब आप अल्फाबेट से नहीं आते तो फिर कैसे आप सेंटेंसेस बनाओगे। तो 10 टीचर जस्ट लाइक दैट कि आपको अल्फाबेट्स की समझ आ जाती है, फिर उस पर आप ईबीएम के सेंटेंसेस बनाते हो, ठीक है। शास की कोई जरूरत नहीं है, हाई रिस्क की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बुक सबसे अच्छी है, हालांकि इस बुक में भी मसले हैं। सेफ ईबीएम पढ़ना, अकेले पढ़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन में काफी मिस्टेक्स हैं ईबीएम में, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, गाइडलाइंस भी पुरानी है, तो ये अकेले आप नहीं पढ़ सकते, या तो ग्रुप बनाए, या कोई अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग मेड होम, आप उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आप और ड्यू हर्स्ट तो है अच्छी बुक्स, कंपैरिजन विद ईबीएम एक लेटेस्ट बुक है, ड्यू हर्स्ट का एडिशन इसके बाद आया, लेकिन इसके ट्रायल्स बहुत ज्यादा हैं, फिर कंक्लूजन ये लिखते नहीं है, तो एक एवरेज बच्चा नहीं इसको पढ़ सकता। और इवन बहुत जिंदगी में टाइम है और कुछ और करने को नहीं है, तो फिर अकलौती ड्यू हर्स्ट भी काफी है, लोग इससे पास हो जाते हैं, ये तो हर एक की अपनी लाइकिंग है, बट एक एवरेज बच्चे के लिए ईबीएम बेहतर है, इंक्लूडिंग जो गाइडलाइंस अपडेट हुई हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दैट कि आपने आपके पास आपके मेंटोर्स रिलायबल हैं, एंड दे आर सिंसियर एंड दे आर गाइडिंग यू, तो फिर ये ठीक है। कमिंग टुवर्ड्स एसबीए बुक्स पूल, मतलब इनसाइड आईएमएम एंड इनसाइड एमसीपीएस, और मैं सिर्फ कहूंगी ओनली इनसाइड, बिकॉज इसके अलावा कोई और बुक आपके पास ऑप्शन ही नहीं है जो लेटेस्ट जो है पेपर भी आपको दे, ठीक है। इसका इराटा इजीली अवेलेबल है क्योंकि हम लोग खुद कराते हैं, तो पूल के लिए यही है, इराटा जरूरी होता है, हर हर दुनिया में कोई रिकॉल बुक ऐसी नहीं जिसमें गलतियां ना हो। और हेल्पिंग बुक्स में लेंज और प्री टेस्ट, ओनली लेंज और प्री टेस्ट, और कुछ ना करें, एंड यू कैन इजीली पास योर आईएमएम। अलॉन्ग विद अबव एंड्रयू मास्टरिंग बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, वो यही बात है कि जिंदगी में कुछ करने को नहीं है और सिर्फ आईएमएम ही है तो फिर कर लें ठीक है, ये है जनाब आईएमएम के पास पेपर्स की बुक, ओनली अवेलेबल रिकमेंडेड बुक है, जो कि आपको लेटेस्ट पेपर आप इसमें आपको मिलते हैं, ठीक है। स्पेशल एडिशन इसमें 2021 का जो पूल था वो अलग से मैंने ऐड किया है, क्योंकि आई थर्ड एडिशन में 2020 तक ही पेपर्स थे, 2021 वाले अब या अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है 2022 में, वो पेपर आपको स्पेशल एडिशन में मिलेगा। तो इफ यू आर डूइंग ओनली आईएमएम कंप्लीट पूल, तो ये 2 किताबें आपके लिए मैंडेटरी हैं, ठीक है। और फिर एमसीपीएस भी मैं आपको बोल चुकी हूँ, ये कहता है ना एक ग्रेड ए की रिकमेंडेशन तो हो गई कि आईएमएम और स्पेशल एडिशन प्रॉपर आईएमएम के पेपर्स कवर हो गए, लेकिन एमसीपीएस का जो पूल है वो 80-90% रिजेंबल करता है आईएमएम के साथ। जो क्वेश्चन मैं देखती हूँ पिछले साल आया था आईएमएम में, तो अगले साल वो एमसीपीएस में आ रहा होता है, तो क्वेश्चन मैं एमसीपीएस में देखती हूँ
के जो है वो कभी पहले आईएमएम में आया हुआ होता है, तो बहुत ही ओवरलैपिंग है इनकी। तो आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप एमसीपीएस की बुक को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अगेन रिकॉल से आता है, नो डाउट आता है। अभी भी जो पेपर था वो 80% रिकॉल था, 80% रिकॉल था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे रह गए और रीजन ये थी कि उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी थी। तो रिकॉल से तो था, लेकिन 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन भी अगर नहीं आ जाती है ना, तो आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव गुड बैकग्राउंड नॉलेज। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका नॉलेज सबसे अच्छा है, दूसरी बात ये है कि आपका पूल पे कवर अच्छा है, तीसरी बात ये है कि यस यू आर प्रैक्टिसिंग लेंज और प्री टेस्ट। तो ऑप्शन ए अच्छी थ्योरी, ऑप्शन जो सेकंड है वो है पूल, वो भी विद रेटा, और वो भी सेफ रेटा। और थर्ड पे फिर आप ये जो हेल्पिंग प्रैक्टिस बुक्स हैं, जिसमें मैंने बताया लेंज और प्री टेस्ट ये करें। आइए मैम, और एमसीपीएस के बच्चे एफसीपीएस का पूल ना ही करें तो बेहतर है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिंदगी में और भी बहुत काम है। ठीक है, ओके। ये टॉक्स के लिए आई मैं, जो लोग इंशाल्लाह डेफिनेटली आप लोग इतना अच्छा पढ़ोगे और इन बातों पे अमल करोगे तो आईएमएम पास करोगे। तो उसके बाद ये टॉक्स के बुक्स हैं, ये टॉक्स की बेसिक बुक है जिसमें हर सारे टॉक्स मॉड्यूल वाइज हैं, और ये टॉक्स के पास्ट पेपर्स की बुक है, इसमें आईएमएम और एमसीक्यू के सारे टॉक्स हैं। ठीक है, वाइवा भी काम का नहीं है तुम लोगों के। हाँ, ये समरी बुक्स इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन और प्री ऑन्कोलॉजी के लिए। अगर आप चाहते हैं समराइज फॉर्म में आपको कोई मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं भी लेते तो इट्स ओके। मैं जो है समरी बुक्स मुझे वैसे को खास अच्छी नहीं लगती, इंक्लूडिंग माय ओन समरी बुक्स, क्योंकि आप समरी बुक्स की बेस पे तो इन्फॉर्मेशन नहीं बनती ना। तो अच्छी पेरेंट बुक हमेशा होनी चाहिए जो कि 10 टीचर इंक्लूडिंग वो रिवीजन तो आपने कर लिया ना, जस्ट लाइक रिवीजन करने के बाद उसने आपने इसमें ईवीएम ऐड कर दिया, तो अच्छी आपकी कॉन्सेप्ट बन गए हैं। अब आप कोई समरी बुक पढ़ते हैं तो इट्स ओके, इंक्लूडिंग दिस के इन्फेक्शन और ऑन्कोलॉजी समराइज फॉर्म में आपको ये मेरी बुक में मिल जाएगी, और मेडिकल डिसऑर्डर, अर्ली प्रेगनेंसी, सर्जरीज और बेसिक यूरोगाइनी आपको सेकंड बुक में मिल जाएगी। लेकिन अगेन मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ कि अच्छी टेक्स्ट बुक की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई समरी बुक, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट आपको सक्सेस तक लेके नहीं जाता। चलें, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन माय होम, ये डिटेल्स हैं, एंड सब्सक्रिप्शन फी लिखी हुई है, साथ ही मैंने लिख दिया है कि कंसर्न बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ मैं कह रही हूँ आप लोगों को थैंक यू। एनी क्वेश्चन क्यूरी आप मुझे बता दें। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक, इन्फेक्शन मॉड्यूल को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपनी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करनी है, एक बेसिक रोल मॉडल टॉपिक बना के, ताकि आप बाकी टॉपिक्स भी ऐसे ही करें। ठीक है, एनी क्यूरी क्वेश्चन प्लीज। जी, या तो मैं बोली अच्छा हूँ या तुम लोगों को कुछ आया ही नहीं समझ। हाँ, अगर वो लोग कर सकते हैं तो फिर आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टिप है, जैसे कि आज हम इन्फेक्शन के मॉड्यूल से सीखेंगे कि ऑर्गेनाइज करना कितना जरूरी है, वरना की कीज जो है वो क्विक नहीं बनती, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप सोचते रहें। ठीक है, स्क्रीन पे आपको जिन लोगों के नाम नजर आ रहे हैं, इन लोगों ने आईएमएम रिसेंटली पास की है, और I wish you all will share such messages to us, और डेफिनेटली आप करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप ये जो टिप्स हैं या जो ये बातें हैं या ये बज़वर्ड्स हैं, इनको आप एग्जाम में जो है याद रखें।
वैसे इन्फेक्शन में क्या प्रॉब्लम्स पेश आते हैं? स्पेसिफिकली मैं इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ कि किसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। जो लोग कर चुके हैं इन्फेक्शन, कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो दे कैन शेयर योर थॉट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस डॉक्टर हिरा यही होता है कि पढ़ लेते हैं हम, उस वक्त तो हमें रिटेन रहता है, लेकिन जब एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज में फिर बंदे को जो कंपैरिजन आ जाता है कि मतलब हाई ड्रॉप्स तो साइटोमेगालो में भी है और सिफिलिस में भी है, लेकिन वो साथ वाली चीज अक्सर होती है कि माइंड से निकल जाती है। बस यही हाँ, मसले मसाइल। बिल्कुल। बिल्कुल, यही सारे मसले मसाइल इंशाल्लाह वी विल सॉर्ट आउट कि सारे इन्फेक्शन में सब में अल्सर हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा ये अल्सर किसका है? जी जी, ठीक बस है? यही प्रॉब्लम होती है। उस वक्त जब सब पढ़ रहे में तो होते हैं उस वक्त स्वैब, तो हमारे हाँ, माइंड में रहता है कि एग्ज़ैक्टली। क्या किया है हमने, क्या किया, अच्छे से पढ़ा है, लेकिन एमसीक्यूज जो ही आते हैं तो वो बस बंदा कंफ्यूज हो जाता है। एग्ज़ैक्टली। मतलब आपने जैसे बात की है हाइड्रोप्स की, हाइड्रोप्स नॉन इम्यून सिफिलिस में भी हो रहा है, B19 में भी हो रहा है, और दोनों में ऑब्वियस एट द टाइम ऑफ बर्थ लीजन कोई नहीं होता, एनोमली कोई नहीं होती। दोनों में ही पेटिकियाई भी होते हैं, तो बंदा क्या करे? तो कैसे पता चलेगी किसका हाइड्रोप्स है? तो वी विल सॉर्ट आउट दीज थिंग्स टुगेदर। और सारी एनोमलीज करा रही हैं, रुबेला, वेरिसिला, और इसके अलावा टोक्सो, CMV। पर पता कैसे चलेगा कि ये किसका है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके में डिस्चार्ज है, तो फिर स्वैब कहाँ से लेना है? सब में रैश हो रहा है, तो कौन सा रैश किस में हो रहा है? ठीक है? तो इन्फेक्शन को अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में यही होगा कि आपको कुछ नहीं पता चलेगा, बिल्कुल दिमाग फोगी हो जाएगा। तो चीज़ों का ना ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये जो शुरू में IMM का एक ओरिएंटेशन सेशन था, मैं उसमें भी बता रही थी कि जो सिमिलर चीज़ें होती हैं ना, वो बड़ी तंग करती हैं। सिमिलर इंसिडेंसेस बहुत तंग करते हैं। तो जब आप फर्स्ट या सेकंड रीड कर रहे हैं, तो इनके पे नोट्स बना के सेव कर लें। वरना अगर आप इनकी रिवीजन नहीं करेंगे बार-बार और आप ऑर्गेनाइज़ नोट्स नहीं बनाएँगे, तो आप एग्ज़ाम से पहले भी वही हालत होगी जो आपकी तैयारी के डे 0 के वक़्त थी। तो अच्छे नोट्स बनाने का टाइम है अभी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली IMM किया है, जिन्होंने हमारी बातों पे कान धरे हैं। आप भी धर लें। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये आपका पास तो सभी हो जाते हैं, बट पर जल्दी ही पास हो जाएगा, कम स्ट्रगल से। सारिश ने मुझे सुबह PDF बना के भेजी है, और बहुत ज़्यादा है इसमें तो भाई। चलें, अच्छी बात है। समवन आस्क्ड मी कि आपका मैक्सिमम स्कोर किस बैच में होता है? MCPS में, IMM में या FCPS में? और मैक्सिमम एफर्ट आप किस बैच में करती हैं? IMM में, MCPS में या FCPS में? मैं मैक्सिमम एफर्ट FCPS में करती हूँ, और मेरा मैक्सिमम स्कोर जो आता है वो MCPS में आता है। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन और मेरा जवाब। चलें। ओके मैम। चलें, लेट्स स्टार्ट विद क्विक कीज। इसका नाम बस समझ में नहीं आया था मेरे को, मैंने कहा चलो क्विक कीज रख देती हूँ। मतलब इस अप्रोच से हम बड़ा क्विकली की निकाल लेते हैं। अब सारी तैयारी का मकसद तो ये है ना कि एग्जाम में बैठे और एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ें और की बन जाए। ऑब्वियसली यही है ना, सारे थ्योरी पढ़ने का लुब्बे लुबाब यही है, क्योंकि एग्जाम ही थ्योरी बेस्ड है। तो कैसे पढ़ा जाए कि की बन जाए आराम से? ठीक है, एक तो ये कि लंबा जो सिनेरियो होता है ना, उसमें आप सबसे पहले जो है ना, जहाँ सिनेरियो खत्म हो रहा होता है ना, वहां से पढ़ना है। क्योंकि वो जो लंबा सिनेरियो होता है उसमें एक बड़ी कहानी लिखी होती है, नीचे लिखा होता है कि इस ड्रग की कंट्राइंडिकेशन बता दें, या इस जो है इन्फेक्शन का टेस्ट बता दें। ठीक है, वो तो आपने पहले ही पढ़ लिया। फिर वो कहानी पढ़ोगे तो कम टाइम बर्बाद होगा, तो आप उसमें से इसका जो बज़वर्ड्स होंगे रिलेटेड टू डायग्नोसिस ही चुनोगे। तो अगर लंबा सिनेरियो है तो फिर आपने
जहाँ सिनेरियो खत्म हो रहा है वहां से पढ़ना है क्विकली। लास्ट उसकी जो सेंटेंस है या लाइन है वो आपने पढ़नी है, फिर आपने प्रॉपर ऊपर से शुरू करना है। ठीक है, चलें, एक टिप ये होगी। दूसरी ये है कि जब हमें स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फेक्शन, तो अब इसमें जो है इसकी मैं क्विक कीज बता रही हूँ आज की, बट सिमिलरली हम क्विक कीज आई विल गाइड यू फॉर मेडिकल डिसऑर्डर, फॉर फीटल मेडिसिन, फॉर ऑन्कोलॉजी, फॉर यूरोगाइनी, फॉर एंटीनेटल केयर एंड लेबर एंड फॉर अर्ली प्रेगनेंसी। हर एक की क्विक की बनाने का जो है एक पैटर्न है एंड वी विल लर्न इट इंशाल्लाह। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, अब देखें इन्फेक्शन में आप बताएं कितनी चीजें हैं, मतलब कोई 100 कीड़े हैं इन्फेक्शन में। टॉर्च के अलग हैं, एसटीडीज के अलग हैं, यूटीआईज के अलग हैं। वो इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी खराब करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस और एचआईवी और लिस्टीरिया और ये जीबीएस, ये अलग हैं। सेप्सिस के सारे अलग हैं। ठीक है, पर्पुरल पायरेक्सिया अलग से है। और कितने हो जाएंगे और ये जो पायोजेनिक इन्फेक्शंस हैं ये अलग से हैं। मतलब बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, बिखरे हुए हैं। टीबी आ गया, मलेरिया आ गया, डेंगू आ गया, कोविड-19 आ गया, मतलब कितने हैं मुझे भी याद भी नहीं आ रहे। तो जब ये इन्फेक्शन आप एक एक करके पढ़ते हो तो बड़े अच्छे से आ रहे होते हैं, लेकिन जब इनमें से एक कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 5-6 डिडीज बन रही हो, फिर आप एक्सक्लूड नहीं कर पाते। मतलब आपने बहुत अच्छे से टॉर्च पढ़ ली है या ड्रग्स पढ़ ली है टेराटोजेनिक, आपको पता है कि ये वारफरिन से होता है, ये फेनेटोइन खा के होता है, ठीक है, ये जो है प्रॉब्लम लिथियम खा के होता है, ये एनॉमली वेरिसिला से होती है। आपने इंडिविजुअली तो सब कुछ पढ़ लिया, बट जैसे ही एनॉमली बताई है क्वेश्चन में, आप कहोगे यार सब में ही हाइड्रोकेफलस है, सब भी न्यूरल डिफेक्ट करवा रहे हैं, ऊपर से तो ये डायबिटिक भी है, फिर आपसे वो एक्सक्लूड नहीं कर पाते। अब अच्छी यहाँ वो बच्चे जो रिकॉल में बहुत अच्छे हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि रिकॉल में तो अगर कोई ऐसा क्लोज डीडी आ गया जो बिल्कुल ऊपर वाली स्टेटमेंट को 90% डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको उसका पता ही नहीं है बेसिकली। तो अच्छी थ्योरी की तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो इन्फेक्शन इस तरह से पढ़ें कि जब आप स्टेम पढ़ लें तो आपको पता हो, आपके जहन में 2 क्लोज डीडीज हों, ये ना हो कि 5 की 5 लग रही हों। ठीक है, तो इनमें से बहुत सारे इन्फेक्शन है जो रैश के साथ आते हैं, और डर्माटोसिस भी रैश के साथ आते हैं। अब क्या पता चलेगा ये पप है या ये वेरिसीला है, ठीक है, नहीं समझ आती। जब एग्जाम में बैठते हो, एक ब्रॉडर व्यू में देखते हो, पूरा सिलेबस ही आ रहा होता है ना, ये आपको ये तो नहीं पता कि ये जो एमसीक्यू है ये कौन से डोमेन से आया है, कौन से मॉड्यूल से आया है, फिर तो आपने जनरली इसको सेस करना होता है ना। ठीक है, बहुत सारे इन्फेक्शन अल्सर के साथ आ जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किसका अल्सर है ये भाई, कौन, अब वो बताते ये भी नहीं है कि वो बताएंगे ये सिफिलिस का अल्सर है, ये शंकराइट है, वो डिस्क्रिप्शन बताएंगे अल्सर की, और आपने डायग्नोसिस बनाने के लिए बेस्ट सुटेबल टेस्ट ढूंढना है। मतलब सेकंड स्टेप पे जाके आपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। ठीक है, तो आप कोई चीज कैसे बनाएंगे जब तक आपने इस मॉड्यूल को इस तरह पढ़ा ही नहीं ऑर्गेनाइज करके। तो वी विल लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस मॉड्यूल, और सिमिलरली हम सारे मॉड्यूल्स को भी ऑर्गेनाइज करेंगे। आज हम एक ही काम कर सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ ये इन्फेक्शन है, वो भी रेदबरी बात है। ठीक है, तो हर इन्फेक्शन की ना क्लासिकल एनॉमलीज होती हैं, जो एक में होती हैं दूसरे में नहीं होती, तीसरे में होती हैं। मतलब मैंने बात की है कि सब में हाइड्रोकेफलस है, लेकिन हाइड्रोकेफलस के साथ जो 2 बीमारियां हैं ना, वो स्पेसिफिक हैं किसी एक के साथ, वो बाकियों में नहीं है, तो वो आपने एसोसिएशंस बनाने हैं। इसी तरह एमटीसीटी, सारे टॉर्च एमटीसीटी करते हैं, कोई फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत कर रहा है, कोई थर्ड में बहुत कर रहा है, तो वो आपको समझ नहीं आती, और कुछ सिर्फ एट द टाइम ऑफ लेबर प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो आपने अपने ऑर्गेनाइज्ड जो है नोट्स बनाने हैं, या ये जो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं उनमें भी हम बता रहे हैं बार बार, या आपको क्विजेज होंगे इस पे, तो आपने बड़े ध्यान से जो है ये देखना है कि इस इन्फेक्शन की बात हो रही है तो ये मैक्सिमम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है इसकी ट्रांसमिशन, या इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन की मैक्सिमम ट्रांसमिशन तो थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। तो जो एमटीसीटी पे भी हम अलग से हमने कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है, या समरी बनानी है। अच्छा, कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो लॉन्ग इम्यूनिटी देते हैं, कुछ नहीं देते, उनको अलग करना है। ठीक है, लॉन्ग इम्यूनिटी टोक्सो की है, सीएमवी की है, रुबेला की है, वेरिसिला की है।
हर्पीस की भी है, सिफिलिस की नहीं है, HIV की नहीं है, GBS की नहीं है, ठीक है। तो ये आपने अलग से करने हैं। कुछ इन्फेक्शन, सारे इन्फेक्शन कॉन्टेजियस है, लेकिन कुछ तो बहुत ही कॉन्टेजियस हैं, और उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो मैक्सिमम कॉन्टेजियस है, मतलब HIV है कॉन्टेजियस है, ठीक है, सिफिलिस है वो भी कॉन्टेजियस है, हर्पीज है वो भी कॉन्टेजियस है, GBS है वो भी कॉन्टेजियस है, बट सबसे ज्यादा कॉन्टेजियस क्या है, ये भी हम आपने याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। लाइक हर्पीज सबसे ज्यादा कॉन्टेजियस है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा है, लेस कॉमन कौन सा है, इस तरह से आपने अपनी नोट्स बनाने हैं, और डेफिनेटली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, फिर आप वो नहीं अटेम्प्ट कर पाते, ठीक है। और डायग्नोस्टिक लेडर होता है हर इन्फेक्शन का, ठीक है, एक उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, फिर टेस्ट अगर वो नेगेटिव भी आ गया तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद रिपीट भी करवाना है, पिछले से मैयर भी करना है, कुछ में स्पेसिफिक एबिलिटी टेस्ट होते हैं, किसमें सिर्फ IgM इंपॉर्टेंट होता है, किसमें मैटरनल टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, किसमें फीटल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और वो सब इन्फेक्शन का अपना एक स्पेसिफिक है, तो उन दोनों को कंपेयर करके याद करना है। जो जो मिक्स होते हैं उनको तो बहुत ज्यादा, उनके तो लिखना भी साथ साथ है आपने, ठीक है। अब कुछ इसमें यही बात खत्म नहीं होगी, विजाइनल डिस्चार्ज PID और STDs के सारे ही इन्फेक्शन कराते हैं, बट किसका डिस्चार्ज स्पेसिफिक है, किस प्रेजेंटेशन के साथ, दैट इज इम्पोर्टेंट। और किस में स्वैब कहाँ से लेना है, LVS लोअर विजाइनल लेना है, वल्वोजाइनल लेना है, कब HVS लेना है, कब माइक्रोस्कोपी करानी है, कब pH देखना है, कब एंडोसर्वाइकल करवाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आपने जब इन्फेक्शन का मॉड्यूल पढ़ना है, आज अगर डे 1 है तो डे 14 अगर आप खड़े हो और आपको इन चीजों का इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको नहीं ये चीजें अप्रोच करने आती, तो फिर आपने क्या पढ़ा है, नथिंग, ठीक है। तो टॉर्च इज अ मेडिकल एक्रोनिम है, पेरिनेटल इन्फेक्शंस होती हैं, जिसमें फिटल एनोमलीज होती हैं, कुछ में डेथ भी हो जाती है। ये जो ट्रांसमिशन है, क्योंकि ये जो होती है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होती है, इसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। इसमें टोक्सो आता है, इसमें अदर इन्फेक्शन मतलब सिफिलिस आ गया, आर्ट्स रूबेला, C से साइटोमेगालोवायरस, H से हर्पीज, ठीक है, और अदर्स में फिर सिफिलिस है, वेरिसिला जोस्टर एंड पार्वोवायरस है। ये सारा स्पेक्ट्रम जो है वो टॉर्च का है। लेकिन अगर आप इसमें देखें, टोक्सो एनोमली कराता है यस, रूबेला एनोमली कराता है यस, साइटोमेगालोवायरस एनोमली कराता है यस, हर्पीज सिम्प्लेक्स एनोमली कराता है जी, who will answer? नहीं करवाता मैडम, नो मैम, नहीं नहीं करवाता। नहीं करा। तो ये अलग है ना, नहीं। निकाल लें इसको, अलग से निकाल दें, ठीक है। बट ये अगर नहीं कराता तो पता है इसमें विदाउट ट्रीटमेंट मोर्टेलिटी 90% है, तो फिर ऐसा क्यों है, दैट्स वाई ये हाँ इन्फेक्शन जी, ट्रांसफर होती है लेकिन एनोमलीज नहीं करवाते, वो हाँ मॉर्बिडिटी होती है। अच्छा, सिफिलिस एनोमलीज कराता है पेरिटोनियल लाइफ में, जी कराता है, जी मैडम, सिफिलिस से कराता होती है, है क्या कराता मैडम है, होती है। कौन सी मैडम। कराता है? सिफिलिस से मैडम इसमें वो नोज इसकी स्केलेटल मशीन टाइप एनोमलीज हो का है जाती हैं। मैडम, पहले सिफिलिस प्राइमी होता है मैम, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। अब मैडम प्राइमी में जो है वो पेनलेस अल्सर होगा, जिसको हम मैं बच्चे की बात शंकरन कर रही बोलते हूँ, हैं। ये बच्चा जी है मैम, अभी फिटल लाइफ में है, इसमें तो सेकेंडरी जी सिफिलिस नहीं मैम आएगा ना। कराते हैं, जेनिटल सिफिलिस होता है, अर्ली और लेट मैनिफेस्टेशंस। मैंने बोला है फीटल लाइफ में, अभी कंजेनिटल सिफिलिस तो बाद में होगा ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ सिम्टम्स होंगे, बाद में वो एनोमलीज मैनिफेस्ट होंगी। अनोमलीज नहीं फीट होती, इसमें हाइड्रॉस होता है, हाइड्रॉस स्टिलबर्थ। एग्जैक्टली, अगर नॉन इम्यून हाइड्रॉस और वो सिफिलिस की एनोमलीज न्यूबर्न के बाद स्टार्ट होती हैं, फिटल लाइफ में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स नहीं होते इसमें हाइड्रोप्स होता है, प्लेसेंटोमेगाली आ जाएगी, दैट्स ऑल, हेपेटोमेगाली आ जाएगी, बट लियंस बाद में मैनिफेस्ट होंगे। बट टॉक्सो में, रुबेला में, साइटोमेगालोवायरस में, वेरिसिला में, इसमें तो एनोमलीज पिक होंगी, एनोमली स्कैन खराब होगा, ये भी डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। पार्वो वायरस में ऐसा नहीं होता, हाइड्रोप्स तो पार्वो में भी होता है, सिफिलिस में भी होता है, दोनों में नॉन इम्यून है, मतलब नॉन इम्यून से मुराद ये है कि ब्लड ग्रुप वाला मसला नहीं है, लेकिन हाउ यू विल डिफरेंशिएट देन। दूसरा ये कि रैश भी दोनों में ही होता है,
आपको पता है सिफिलिस का भी रैश पार्वो का तो मैक्युलोपेपुलर नजर है, आ जाएगा ना पार्वो अल्ट्रासाउंड। का भी मैक्युलोपेपुलर रैश है, दोनों का मैक्युलोपेपुलर रैश है। माँ को रैश होता है तो दोनों में मैक्युलोपेपुलर होगा। लेकिन चलेगा ना। बस यही बताना चाह रही हूँ कि आपने ये चीजें डिस्क्रिमिनेट करनी है अपनी रीडिंग के दौरान, ठीक है। पार्वो वायरस में तो बहुत अच्छा एक्सीलेंट ट्रीटमेंट है, बट सिफिलिस में हाइड्रोप्स हो गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नथिंग। इसीलिए प्राइमरी सिफिलिस प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पिक हुआ, ट्रीट नहीं हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्मिनेशन है, जस्ट लाइक द रूबेला। चलें, तो एनॉमलीज को हम पहले 1 बाय 1 करते हैं कि सारी एनॉमलीज कैसे आती हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की सिफिलिस की, इसमें मैक्युलोपेपुलर रैश होते हैं, पाम पे, सोल पे, पेरियोस्टाइटिस होता है, बोन लीजन्स होते हैं, ठीक है। और टोक्सो में जो है हाइड्रोकेफलस के साथ इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन और कोरियोरेटिनाइटिस आएगा। रूबेला में कैटरेक्ट, डेफनेस, हार्ट डिफेक्ट्स और एक्स्ट्रा मिडलरी हेमेटोपोइसिस आएगी। सीएमवी में भी माइक्रोकेफली है, पेरिवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन है, डेफनेस है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, एंड पेटिकिया है। लेकिन अब ये टोक्सो और सीएमवी पतंग बहुत करते हैं, लेकिन दोनों में इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन है, बट सीएमवी में स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोकलाइज्ड इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन है, जिनको हम पीवीसीज कहते हैं, माय पेरिवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। ये इसको डिफरेंशिएट कर देगा। इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया उसमें नहीं है, ठीक है। और उसमें क्या है फिर टोक्सो में, उसमें फोलिक एसिड डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो वेरिसिला है उसमें लिम्ब प्रॉब्लम्स है, लिम्ब हाइपोप्लेजिया, कुटेनियस स्कार्स, कैटरेक्ट, कोरियोटिनाइटिस, कॉर्टिकल एट्रोफी। अब ये नहीं होगा कि वो ये कहें कि ये कोरियोटिनाइटिस है वेरिसिला में भी, और वो तो फिर टोक्सो में भी है कोरियोटिनाइटिस। सिर्फ एक चीज पे तो पिक नहीं करेंगे ना, दे विल गिव अ सिनेरियो कि ये पेशेंट जो है इसमें कोई रैश डेवलप हुआ है, इसका एक्सपोजर हुआ है, या यहाँ बताएंगे कि इसने कुछ खाया है अनहाइजेनिक, ठीक है। और इसके साथ जो है इसको बच्चे में एक स्पेसिफिकली ये नया कोरियोटिनाइटिस का, साथ में हाइड्रोकेफली है, बट हाइड्रोकेफली यहाँ नजर नहीं आ रही आपको, तो आपने आराम से पिक कर लिया। अब आपने एसोसिएशंस बनानी है, सिर्फ एक एनॉमली याद नहीं करनी, स्पेक्ट्रम ट्राइड ऑफ एनॉमलीज बनाना है जो स्पेसिफिक है एक इन्फेक्शन के साथ, ठीक है। समवन अभी हम बात कर रहे थे कि सिफिलिस और पार्वो वायरस में नॉन इम्यून हाइड्रोप्स होता है, दोनों में स्टिल बर्थ होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिफिलिस है या पार्वो है? हमें ऐसे पता चलेगा कि पार्वो में प्लेसेंटोमेगाली नहीं होती, पार्वो में स्किन लीजन्स नहीं होते, पार्वो में टिपिकल हिस्ट्री स्कूल आउटब्रेक की होती है, माँ को पोलियोथराइटिस की हिस्ट्री स्पेसिफिक होती है। सिफिलिस में क्या होगा, बच्चे में प्लेसेंटोमेगाली होगी, हेपेटोमेगाली होगी, पेटिकियाई होंगे, बोन लीजन होंगे, पेरियोस्टाइटिस होगा, ठीक है, और स्नफल्स होंगे, और स्पेसिफिक इसका टेस्ट भी आएगा, तो आप आराम से पिक कर लोगे। तो आपने क्या किया, जो जो सिमिलर सिचुएशंस हैं, आपने देखा ये 2 सिचुएशंस में आती है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाउ वेयर दे आर डिफरेंट विद ईच अदर, और यही डिफरेंसेस इनको हम कहते हैं बज़वर्ड्स। बज़वर्ड ये नहीं होगा कि एग्जाम में एक हाइड्रोप्स आ गया है, ये तो कॉमन है दोनों में, एक की पार्वो की है, दूसरी सिफिलिस में है। बज़वर्ड पता है क्या होगा कि इस पेशेंट, इसकी माँ जो है स्कूल टीचर है, या बच्चे को जो है ना हेपेटोमेगाली है, स्प्लीनोमेगाली है, रैश तो दोनों में मैंने बोला मैक्युलोपेपुलर है, ठीक है, तो दे विल बी बज़वर्ड्स। इसी तरह हम सिफिलिस पे आ जाएं, ये एनॉमलीज बच्चे में बाद में होती हैं, कंजेनिटल सिफिलिस लेट होता है, अर्ली होता है, ठीक है। तो बच्चे में बाद में क्या होगा, सैडल नोज, या फिर हुचिजन टीथ, मेलबरी मोलर, सैबरशिन, ये जो परफोरेशन ऑफ हार्ट पैलेट, ठीक है, ये सब चीजें होंगी, लेकिन ये बाद में मैनिफेस्ट होंगी। है ये कंजेनिटल सिफिलिस ही, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन बाद में हुई है, दांत पहले तो नहीं आ गए ना, बाद में ही आए हैं, ठीक है। तो बाकी जो अर्ली मैनिफेस्टेशंस हैं उसमें हेपेटोमेगाली है, और ये हेयरिंग लॉसेस है, ठीक है, और इसके बाद जो है वो बुलस इरप्शंस हैं, स्नफल्स हैं, सिफिलिटिक रिनाइटिस कहते हैं, ये हाईली कंटेजियस होता है। तो ये सिफिलिस का पैटर्न है। अब इस पैटर्न में कुछ भी आएगा आराम से पिक कर लो कि भाई ये तो सिफिलिस ही है ना।
मैडम ये तो बेबी में आएगा ना, बाद में, मतलब ये जो स्किन लेजेंस वगैरह, तो जो अब आप हाँ, कह रही हैं कि बिल्कुल। फीटस की इंट्रायूटेराइन लाइफ में हाइड्रॉप्स होगा, वो उसको सिर्फ कैसे डिफरेंशिएट? हेपेटोमेगैली होगी ना, ये होगा। स्टिल बर्थ आई ड्रॉप्स दोनों में होगा, बट जो सिफिलिस वाला बच्चा होगा उसमें प्लेसेंटोमेगैली होगी, हेपेटोमेगैली होगी, पैदाइश के वक्त पेटिकियाई होंगे। और पार्वोवायरस वाले बच्चे में कोई पेटिकियाई नहीं होंगे, कोई प्लेसेंटोमेगैली नहीं होगी। और ये लियंस बाद में Okay. आएंगे, ठीक है। ओके मैम। टॉक्सो भी तो करते हैं ना, हाइड्रॉप्स, टॉक्सो भी करते हैं ना? जस्ट एक मिनट। चले आगे बताती हूँ सारे मसले आपके। तो ये सिफिलिस का स्पेक्ट्रम है। सिफिलिस इंट्रायूटेराइन लाइफ में प्रॉपर एनॉमलीज नहीं कराता, बाद में कराता है। पैदाइश के वक्त जो मसले होंगे वो प्लेसेंटोमेगैली या पेटिकियाई होंगे, स्टिल बर्थ हो सकती है, हाइड्रोप्स हो सकता है। सेम पार्वो में होता है। पिक कैसे करना है वो मैंने बता दिया। और फिर कंजेनिटल वेरिसिला सिंड्रोम की एनॉमलीज क्या होती हैं? एक होता है जो कंजेनिटल वेरिसिला सिंड्रोम होता है, इसको हम कहते हैं फीटल वेरिसिला सिंड्रोम। एक होता है न्यूनेटल वेरिसिला सिंड्रोम, एक होता है मैटरनल वेरिसिला सिंड्रोम। ठीक है, वेरिसिला में ये 3 सिंड्रोम्स आते हैं, तीनों ही डिफरेंट हैं। मैटरनल तो डिफरेंट हो गया, निमोनिया, हेपेटाइटिस, वो तो हमें पता चल गया। लेकिन न्यूनेटल है या फीटल है वो जेस्टेशनल एज से पता चलेगा। बिफोर 28 वीक्स प्राइमरी वेरिसिला हो गया माँ को, तो बच्चे में रिस्क है फीटल वेरिसिला सिंड्रोम का। और आफ्टर 28 वीक मतलब 3rd ट्राइमेस्टर में हो रहा है, तो फिर न्यूनेटल वेरिसिला होगा। और मैक्सिमम इसमें भी कब होगा? तो 1st ट्राइमेस्टर में 12 वीक के बाद और 20 वीक से पहले, मतलब 14 से 20 वीक्स तक मैक्सिमम फीटल वेरिसिला सिंड्रोम होता है। और न्यूनेटल वेरिसिला सिंड्रोम मैक्सिमम कब होता है? अराउंड द टाइम ऑफ डिलीवरी, 7 डेज बिफोर या आफ्टर रैश बन गया, वो मैक्सिमम होता है। हालांकि हमने अभी बात की है कि मैक्सिमम 1st 2nd ट्राइमेस्टर में कंजेनिटल वेरिसिला होता है और 3rd ट्राइमेस्टर में न्यूनेटल होता है, वो एक एवरेज रेंज है। बट क्वेश्चन में क्या आता है मैक्सिमम कब है? क्योंकि वो कहेंगे लेस देन 28, या वो कहेंगे कि 8 to 14 वीक्स, 14 to 20 वीक्स, ये सारा ही आ रहा है ना बिफोर 28। बट इसमें भी स्पेसिफिक ढूंढना है ना, वो क्या है? वो बिफोर 20 एंड आफ्टर 1st ट्राइमेस्टर, वो मैक्सिमम फीटल वेरिसिला का टाइम है, राइट। और न्यूनेटल ऑब्वियसली 3rd ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम है, बट उसमें भी जो मेजर प्रोपोर्शन है वो तब है जब अराउंड द टाइम ऑफ डिलीवरी हुआ है, ठीक है, 7 डेज बिफोर एंड आफ्टर। तो दीज आर क्वेश्चंस। इसी तरह रुबेला की ट्रायड बनती है जिसमें सीसीडी याद कर लें, कैटरेक्ट, कार्डियक एनॉमलीज और डेफनेस, ये जहां भी आएगा रुबेला। अच्छा, वो कितने स्ट्रॉन्ग एनॉमलीज किसमें होती हैं? वेरिसिला में होती हैं, रुबेला में होती हैं, टॉक्सो में होती हैं, सीएमवी में होती हैं। स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम एनॉमलीज रुबेला में होती है। रुबेला की में अगर प्राइमरी रुबेला या फर्स्ट टाइम रुबेला हुआ है ना प्रेगनेंसी में, 1st ट्राइमेस्टर में 100% बच्चा ने एनॉमलस होता है, हम विदाउट डूइंग एनी अदर इन्वेस्टिगेशन टर्मिनेशन कर देते हैं, इतना ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये कॉमन है? नहीं, क्योंकि मीजल मम्स रुबेला की वैक्सीनेशन है यूनिवर्सल, कॉमन तो नहीं है। ठीक है, तो कॉमन क्या है फिर? वो सीएमवी है। तो सीएमवी में मेजर एनॉमलीज होती हैं? नहीं, मेजर मैक्सिमम एनॉमलीज रुबेला में होती हैं। तो इस तरह आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होती है। मैडम ये जो है प्लेसेंटोमेगैली आपने बताया है कि सिफिलिस में है, ये एक आई थिंक आपने कार्ड शेयर किया था, साइटोमेगैलोवायरस में भी है, तो इन दोनों में ज्यादा एग्रेसिवली प्लेसेंटोमेगैली हम किसकी तरफ लेके जाएंगे अगर एमसीक्यू आता है तो? सिफिलिस में। ठीक है, जस्ट एक मिनट यार, अजान हो रही है जी। तो कहना था, आपने पूछा कि हेपेटोमेगैली स्पेसिफिकली किसमें होती है, तो आई टोल्ड यू सिफिलिस। लेकिन आपने हमेशा ना देखना है सीक्वेंस। एग्जाम क्वेश्चन में कभी इस तरह मैडम नहीं होगा, मैंने सीक्वेंस होगा हाँ ये। प्लेसेंटोमेगैली मतलब मैं प्लेसेंटोमेगैली की भी बात कर रही थी कि वो भी आपने दोनों में कहा ना कि दोनों में होती है, तो ज्यादा एग्रेसिवली सिफिलिस की तरफ हम जाएंगे। प्लेसेंटोमेगैली मैडम मनी वो बिल्कुल हेपेटोमेगैली होती है, फिर प्लेसेंटोमेगैली होती है। लेकिन ना आप सिर्फ एक चीज पर डिसीजन नहीं ले सकते। ये सीएमबी में भी ठीक है, होती है, सेवेरेनिया में भी होती है।
तो दे विल गिव। अगर एनॉमलीज के ठीक है। साथ आ गया तो सीएमवी है, विदाउट एनॉमलीज आ अच्छा। गया और सिफिलिस का कोई बज़वर्ड नहीं है, माँ जो है एसओबी के साथ आई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो वो तो सेवियर एनीमिक है, उसकी वजह से होगा ना। हाँ वो बताएंगे कि माँ को रैश था या उसका बीडीआरएल ये है, फिर हम समझ जाएंगे, फिर हम कहेंगे सिम्पलेस है, मतलब दे विल गिव अस बज़वर्ड्स। उसी की तो हम बात कर रहे हैं कि एक बज़वर्ड नहीं होता है, एसोसिएशन होती है, एक एनॉमली तो हर एक में आ जाती है, ठीक है। तो लेकिन हमने एसोसिएशन चेक करनी है, ठीक है। तो कमिंग टूवर्ड्स कंजेनिटल वेरिसिलस सिंड्रोम, जिसके अभी हम बात की है, इसमें कॉर्टिकल स्किन स्केरिंग होती है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज होती है, माइक्रोकेफेली होती है, कॉर्टिकल एट्रोफी होती है। अब सीएनएस लियंस अभी हमने 3 पढ़े हैं, एक हमने इंट्राक्रेनियल पढ़े हैं जो कि टोक्सो में हो रहे थे, एक हमने पेरीवेंट्रिकुलर पढ़े हैं लियंस कैल्सिफिकेशंस जो सीएमवी में हो रही थी, एक हम प्रॉपर कॉर्टिकल एट्रोफी पढ़ रहे हैं, वो तो वेरिसिला में हो रही है। अब सारे सीएनएस हैं, राइट। तो आपने स्पेसिफिक चीजें देखनी है कि सभी सीएनएस खराब कर रही हैं, तो उसमें से किसके साथ क्या स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। आई प्रॉब्लम्स, कोरेटिनाइटिस वेरिसिला भी करा रहा है, बट टोक्सो भी करा रहा था, ठीक है। कैटरेक्ट वेरिसिला करा रहा है, बट वो रुबेला भी तो करा रहा था। रीनल एब्नॉर्मलिटीज, हाइड्रोयूरेटर, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ऑटोइम्यून नर्वस सिस्टम एब्नॉर्मलिटीज, ये स्पेसिफिक है। ब्लैडर न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाना, स्वेलिंग डिसफंक्शन हो जाना, एस्पिरेशन निमोनिया जाना, दैट आर स्पेसिफिक विद वेरिसिला। तो वेरिसिला के साथ स्किन स्केरिंग है, ठीक है, वो भी जूस्टर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रोसीड। तो हमेशा हमने एसोसिएशंस ढूंढनी है कि किसके साथ किसकी एसोसिएशन है, तो ये वेरिसिला है। रुबेला में सीसीडी है, कैटरेक्ट, कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज जिसमें पीडी या वीएसडी, और डेफनेस। डेफनेस तो एट्थ नर्व पाल्सी के साथ सिफिलिस में भी है, डेफनेस तो सीएमबी में भी है, डेफनेस तो टोक्सो में भी है, लेकिन इसकी डेफनेस कैटरेक्ट और कार्डियक एब्नॉर्मलिटी के साथ आई है, ठीक है। एसोसिएशन हमारी बन गई। इसमें भी हिपैटोसेप्लेनोमेगाली है, वो तो सिफिलिस में भी थी, सिफिलिस में भी डेफनेस थी, फिर क्या करें, ठीक है। तो इसमें फिर वो कैटरेक्ट आ गया, और मैंने आपको पहले बताया फीटल लाइफ में सिफिलिस कुछ नहीं कहता, एनॉमलीज बाद में मैनिफेस्ट होते हैं। अच्छा, फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन हो जाए वेरिसिला का तो क्या होगा। अब मैक्सिमम तो मैंने बोला था ना फीटल वेरिसिला सिंड्रोम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद होता है, बिफोर 20 वीक्स, बट अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो तो वो कौन सा लीजन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेट्स अगर रुबेला आ रहा है तो सबसे पहला डैमेज क्या होगा, अर्लीस्ट डैमेज। हालांकि आपने कैटरेक्ट, कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज और डेफनेस तीनों पढ़ा है, बट इसमें भी अर्लीस्ट कैटरेक्ट है। इसी तरह फीटल वेरिसिला सिंड्रोम में भी क्वेश्चंस आते हैं कि अर्लीस्ट क्या है। इनमें क्या होगा, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो तो लो बर्थ वेट, माइक्रोपेथेलमिया, कोराइड रेटिनाइटिस, कैटरेक्ट, ये लिम्ब प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। अच्छा, अगर ये वेरिसिला सिंड्रोम या प्राइमरी चिकन पॉक्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, फिर एनॉमलीज तो नहीं आएंगी ना, फिर तो न्यूनेटल वेरिसिला सिंड्रोम होगा, फिर उसमें क्या होगा, उसमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे ना, नो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, माइल्ड अटैक विद रैशेस, मैटरनल एंटीबॉडीज क्रॉस कर गई हैं तो माइल्ड, नहीं की तो सीवियर, राइट। और उसमें क्या करना है, साइक्लोविर देना है, वो भी बिफोर रैश। लेकिन हर्पीस का भी तो रैश होता है, उसमें तो हम आफ्टर रैश भी दे देते हैं, ये वो था डिफरेंट, ठीक है। चलें, तो आपने क्या करना है वेरिसिला में सबसे पहले कौन सा होगा इफेक्ट? जी, वेरिसिला में सबसे पहले कौन सा, जैसे रुबेला का कैटरेक्ट है तो इसमें सबसे पहले क्या सारा कुछ हो रहा है, फीटल वेरिसिला सिंड्रोम सारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो रहा है, बट मैक्सिमम ये 14 से 20 वीक्स में हो रहा है, और कुछ भी हो सकता है, बट अगर अर्लीस्ट सबसे रुबेला में पहला आता है, ऑर्गन डैमेज? नहीं वो वेरिसिला के साथ नहीं लिखा, वो कैटरेक्ट आता है विद रुबेला। एक मिनट, एमसीक्यूज भी ऐसे नहीं देते वो, कोई जिनका कोई सर पाँव ना हो, जो एविडेंस बेस्ड बात होती है वैसे ही बनेगा। इसमें नहीं है कोई फर्स्ट तो वो नहीं देते, फर्स्ट के साथ एसोसिएशन किसकी है, रुबेला की, तो रुबेला आता है। क्या होता है 1 to 8 वीक्स में, इसमें हम आई चेक करते हैं ना सबसे पहले बेबी की। बिल्कुल, और लेकिन फिर भी आप वीक वाइज या जेस्टेशनल एज वाइज भी देखें, 1 to 8 में कार्डिक डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि 8 वीक तक कार्डिक डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है, और हेयरिंग डिफेक्ट्स आ गए 80% एनॉमलीज जो हैं वो 8 वीक्स तक आ जाती हैं,
9 to 12 वीक्स में 50% एनोमलीज आ जाती हैं। इसमें मैनिफेस्ट क्या कर रहा है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। और अगर 16 वीक्स तक होता है वो 30% आती है, उसमें भी मैनिफेस्ट हेयरिंग कर रहा है। तो अर्लीस्ट में सारा कुछ आ रहा है, बट आफ्टर 9 वीक्स जो मैक्सिमम है वो हेयरिंग है, और आफ्टर 20 वीक्स तो कुछ भी नहीं होता। प्राइमरी अगर रुबेला हो भी गया 21 वीक्स पे तो बस रीएश्योर करवाएं, चाहे आईजीएम पॉजिटिव दे दें। तो आपने एनोमलीज की एसोसिएशंस बनानी है, फिर आपने इनके फेवरेट टाइमिंग भी देखनी है। ओके बेटे, मैं भी आई बच्चों। तो वेयर वी वर, कोई प्रॉब्लम किसी सेशन में? अभी चैट बॉक्स में क्या है, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी मैडम आ रही है, सही आ रही है। चले तो एक ना रिकैप कर लेते हैं। सिफिलिस में क्या होगा, एट द बर्थ सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, बट बाद में एनोमलीज आएंगी। हाइड्रोप्स एट द टाइम ऑफ बर्थ या इंटरटाइन लाइफ में होगा, ठीक है, या बोन लीजन्स हो सकते हैं, या बिग विसरा हो सकते हैं, ठीक है। और बाद में ये जो सिफिलिस होता है ये क्रॉनिक परसिस्टेंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है, तो उसके बाद फिर एनोमलीज मैनिफेस्ट हो जाती हैं, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोसिफिलिस, ठीक है, सारी वो बात की बात है। इसमें डेफनेस की रीजन होती है 8 नर्व पाल्सी। तो एट अ टाइम ऑफ बर्थ हाइड्रोप्स मिल सकता है, प्लेसेंटामेगाली या बिग विसरास मिल सकते हैं, ठीक है, या बोन लीजन्स मिल सकते हैं, और बाद में लीजन्स डेवलप हो जाएंगे। तो अर्ली कंजेनिटल सिफिलिस है तो विद इन 2 ईयर, वरना फिर लेट बाद में। तो रुबेला में क्या है, रुबेला कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम में क्या होगा, बायलैटरल हियरिंग लॉस होगा। सीसीडी याद किया था ना हमने, कैटरैक्ट, कार्डिक डिफेक्ट्स, ठीक है, और डेफनेस, वो ये सब कुछ, ठीक है। वेरिसिला में, फेटल वेरिसिला सिंड्रोम में अभी हमने पढ़ा है लिम्ब प्रॉब्लम्स, स्किन स्केरिंग, कोरियोडाइटिस, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ठीक है। और मैक्सिमम कब था ये, 14 से 20 तक, और वैसे ड्यूरेशन क्या है इसकी, 28 वीक्स तक। उसके बाद क्या होगा, अगर होता है प्राइमरी वेरिसिला इन्फेक्शन आफ्टर 28 वीक्स, तो फिर न्यूनेटल वेरिसिला सिंड्रोम, पर वो मैक्सिमम क्या कब होगा, अराउंड द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, जो भी डिलीवरी का टाइम है, चाहे वो 29 वीक्स है, अगर वो पेट में सॉरी। टॉक्सो में क्या था, एचआईसी, हाइड्रोकेफलस इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, बट लोकलाइज्ड नहीं है, जैसे कि सीएमवी में लोकलाइज्ड, पीवीसी मतलब पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, ठीक है। और फिर सी से क्या था, कोरियोरेटिनाइटिस। इन सब में स्पेसिफिक क्या है टॉक्सो में, कोरियोरेटिनाइटिस, ये एमसीक्यू आता है। फिर सीएमवी पे आ जाए जी। मैम कितनी देर हुई है क्लास स्टार्ट हुए हुए? अभी एनोमलीज ही कर रहे हैं, ये इसकी रिकॉर्डिंग ठीक है मैम। मैम एचआईसी का बता दे प्लीज। डॉक्टर हिरा, आई हैव अ क्वेश्चन कि टॉक्सो में क्या ये इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन स्पेसिफिक नहीं है? टॉक्सो में लोकलाइज्ड नहीं है, डिफ्यूज है, स्कैटर्ड है, इंट्राक्रेनियल बिखरी हुई है पूरे क्रेनियम में। नहीं, मैं पूछ रही हूँ स्पेसिफिक जो पॉइंट है, तो इसका कोरियोरेटिनाइटिस या इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन आई? कोरियोरेटिनाइटिस। ओके, थैंक यू। सीएमवी में हाइड्रोकेफलस, हेयरिंग डिफेक्ट्स, और फिर पीवीसीज है, पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस। आप कहते हो सीएमवी में हाइड्रोकेफलस नहीं हो सकता, हो सकता है। हाइड्रोकेफलस, माइक्रोकेफेली, सीएमवी, टोक्सो दोनों में हो सकता है। देखनी है आपने, प्रॉपर एसोसिएशन है। अब टोक्सो सीएमवी अगर पिक ही नहीं हो रहा ना, फिर भी मोस्ट कॉमन तो सीएमवी है ना, तो सीएमवी ही की है, कुछ एक तो खास है ना इसमें, टोक्सो तो खास नहीं है, ठीक है। अगर वो बता नहीं रहे अनहाइजेनिक फूड वगैरह का कोई बज़वर्ड नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये सीएमवी या टोक्सो है, देन इट इज सीएमवी। वो क्वेश्चन जिसमें समझ ही नहीं आ रहा, then it is CMV because it is most common than toxo. अब वेरिसिला सीएमवी में बता दें प्लीज, H2PVC और SNH ये क्या है? हेयरिंग लॉस, H से हेयरिंग लॉस, H से हाइड्रोकेफलस, R माइक्रोकेफली, और PV से कहते हैं पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस। और मोस्ट कॉमन लीडिंग काज ऑफ हेयरिंग लॉस जो है वो सीएमवी है। मैडम बायलैटरल हेयरिंग लॉस सिर्फ रुबेला में है? हाँ, बायलैटरल रुबेला में, बाकी सब में यूरिन टॉक्सो का जो सिनेरियो ना वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, वो इतना क्लियर नहीं आता, बाकी तो सारे समझ आ जाते हैं। टॉक्सो में किस चीज से हम करेंगे मुझे? मैम ये कोरियोरेटिनाइटिस में तो हर एक में हो रहा है। तो ये तो
मैं बता रही हूँ ना, हर एक में तो हाइड्रोकेफलस भी हो रहा है, हर एक में तो कोरोटिनाइटिस भी हो रहा है, लेकिन कुछ और भी तो है ना थर्ड चीज जो हर एक में नहीं हो रही। ये सारे लीजेंस लिखे हुए हैं, ठीक है। CCCD सब में नहीं होगा, कार्डियक डिफेक्ट, कैटरेक्ट और डेफनेस ये रूबेला में ही होगा बस, ठीक है। H2, PVC, हाइड्रोकेफलस, हेयरिंग लॉस, वो भी यूनिलैटरल और पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, वो सिर्फ CMV में ही होगी और कहीं नहीं होगी, ठीक है। HIC, हाइड्रोकेफलस, इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन, कोरोटिनाइटिस, वो किसी में भी नहीं होंगी, वो टोक्सो में ही होंगी, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक एनॉमली पे पिक नहीं कर सकते, आपने इनकी एसोसिएशंस देखनी है, अदरवाइज यू कांट पिक। सब में हाइड्रोकेफलस है, सब में रेटिनाइटिस है, फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिर्फ CMV में नहीं है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिफिलिस में भी है। पेटिकियाई नहीं बन रहा है इसमें, पेटिकियाई बच्चा पैदा हुआ है, पेटिकियाई हैं, तो वो तो CMV में भी है, वो सिफिलिस में भी है, जी मैम। लेकिन CMV में हाइड्रोप्स नहीं है। अगर हाइड्रोप्स आएगा तो विद एनॉमलीज आएगा, बट सिफिलिस में हाइड्रोप्स विदाउट एनॉमलीज आएगा, तो दे विल गिव यू बज़वर्ड्स। अगर पेटिकियाई के साथ बोन लीजेंस, पेरियोस्टाइटिस आ गया स्पेसिफिकली, स्नफल्स आ गए, तो देन इट इज नॉट CMV, इट इज ड्यू टू सिफिलिस। सिफिलिस में भी हेयरिंग लॉस है, 8th नर्व पाल्सी उसमें भी है, बट वो बाद में जाके होगी ना, लेटर कंजेनिटल सिफिलिस लेटर लाइफ में, ठीक है। तो आप बना लेंगे, बिलीव मी, आज एनॉमलीज को इस तरह से पढ़ें, एसोसिएशंस बनाएं, आपकी एनॉमलीज कहीं नहीं गई, क्योंकि यू नो दिस के इसका ट्राइड यही है, इसने ऐसे ही आना है, दिस इज CCD, दिस इज रूबेला। मोस्ट स्पेसिफिक एनॉमलीज हैं जिसमें मैक्सिमम एनॉमलीज हो जानी है, वो रूबेला है। मोस्ट कॉमन दैट इज CMV। टर्मिनेशन पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्राइमरी इन्फेक्शन है, वो आंखें बंद करके सिफिलिस में भी करें और रूबेला में भी करें, बट बाकियों में आंखें बंद करके नहीं करना, बाकियों में डायग्नोस्टिक लेटर लगाना है, ठीक है। चलें, तो मैम ये ये सिफिलिस का जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो 40% इफेक्ट होता है या 100%? 100%। अगर माँ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्राइमरी सिफिलिस था ना और वो ट्रीट नहीं हुआ, उसमें 100% इफेक्ट्स हैं। और उसमें हमने टॉप करना है, मतलब टर्मिनेशन। यस यस। अब आप कहेंगे सिफिलिस तो ट्रांसमिशन ही 14 वीक के बाद होती है, सही। नहीं, क्योंकि वो चला गया है, वो जो है माँ का प्राइमरी सिफिलिस था, वो माँ में है, और उसमें जो उसके जो मैनिफेस्टेशंस थी वो पहुंच जानी है बाय एनी मीन बच्चे को। यू कांट प्रिवेंट इट। अगर आपने फर्स्ट टाइमेस्टर में ट्रीटमेंट नहीं की ना, आप उसकी प्रिवेंशन रोक ही नहीं सकते। अच्छा, CMV में फिर अगेन टोक्सो तंग करता है, तो भाई इसको देख लो, वो लीडिंग काज ऑफ हेयरिंग लॉस है, जब भी वो कहे लीडिंग काज ऑफ हेयरिंग लॉस, दिस इज CMV, दिस इज नॉट टोक्सो, ठीक है। बट इसमें यूनिलैटरल है, उसमें 8th नर्व की पाल्सी के बाद है सिफिलिस में, रूबेला में बायलैटरल है। आप समझ आ रही है ना कि हर एक का हेयरिंग लॉस भी डिफरेंट है। इसमें भी देखें कैल्सिफिकेशंस हो रही हैं, इसमें भी कैल्सिफिकेशंस हो रही हैं, और वेरिसिला में भी हो रही हैं, बट उसमें विद एट्रोफी, कॉर्टिकल एट्रोफी हो रही है, इनमें विदाउट कॉर्टिकल एट्रोफी हो रही है। टोक्सो में डिफ्यूज हैं थ्रू आउट क्रेनियम, और CMV में लोकलाइज्ड हैं, ठीक है। बट पेटिकियाई और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टोक्सो में नहीं है, वो CMV में है। अच्छा, वो तो फिर CMV में और सिफिलिस में भी पेटिकियाई हो गए, हाइड्रोप्स आ गया, इसमें एनॉमलीज के साथ हाइड्रोप्स है, उसमें विदाउट एनॉमलीज है, तो यू कैन मेक कनेक्शंस। अच्छा, फिर कुछ इन्फेक्शन प्राइमरी होना तंग करते हैं, और कुछ इन्फेक्शन अगर पॉजिटिव है तो हमें एश्योरिटी हो जाती है कि भाई अब ये तंग नहीं करेंगे। जैसे कि टोक्सो है, टोक्सो अगर प्राइमरी है तो तंग करेगा, सेकेंडरी है तो रीश्योर कराना है। रूबेला अगर प्राइमरी है तो तंग करेगा, सेकेंडरी है तो रीश्योर कराना है। कोडी मैं जाऊंगी। चले, तो अब आपने देखा लॉन्ग इम्यूनिटी जिसकी होगी ना, वो इन्फेक्शन तंग नहीं करेगा अगर वो सेकंड टाइम प्रेगनेंसी में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें टोक्सो है, इसमें रूबेला है, इसमें वेरिसिला है। इन सबको मैंने कलर पिंक कर दिया है ना, तो आपके लिए इजी हो गया कि जो पिंक वाले हैं, अगर ये प्राइमरी इन्फेक्शन प्रेगनेंसी का नहीं है तो फिर सारे रेशोरिंग है।
बट सिफिलिस में ऐसा नहीं है। हाँ, प्राइमरी 100% लीथल है, लेकिन सेकेंडरी भी लीथल है 40 तक। ठीक है। सीएमवी जो है वो मोर लीथल है अगर प्राइमरी है, बट सेकेंडरी भी है लीथल। तो इसमें भी इम्यूनिटी का मसला है, मतलब सेकेंडरी सिफिलिस भी आएगा। और मैंने पहले भी आपको शायद किसी सेशन में बताया था कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल साइटोमेगालोवायरस के जो इन्फेक्शन है वो सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं, बिकॉज सेकेंडरी कॉमन है, और लीथल या मोर स्पेसिफिक वो प्राइमरी में होते हैं। और फिर B19 आ गया। B19 इसे कहते हैं फिफ्थ डिजीज या पार्वो वायरस। ये भी अगर प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम हुआ है तो लीथल है, अदरवाइज इट्स नॉट लीथल। अच्छा, तो फिर अगेन सिफिलिस और पार्वो वायरस तंग करते हैं, इनका हाइड्रोप्स। आपने बस याद रखना है कि पार्वो में नो प्लेसेंटोमेगाली, नो स्किन लेयर। स्कूल आउटब्रेक की हिस्ट्री होगी, और पार्वो में जो आउटकम है वो बहुत अच्छा है। इसमें इंटरनाइन ट्रांसमिशन जाती है तो बच्चा बच जाता है। सिफिलिस में जितनी मर्जी ट्रांसमिशन कर लें, प्रॉब्लम कौन सा वो था, सो सिर्फ हाइड्रोप्स। प्रॉब्लम तो मल्टी सिस्टम था ना, हर जगह था, जो बाद में भी इसको मैनिफेस्ट होगा। ठीक है। तो अगर पेशेंट 10 वीक्स पे आता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस का IgG पॉजिटिव है, तो रीश्योरिंग है ना। आल्दो हम एविडिटी भी देखेंगे, बट अगर IgG राइजिंग है तो रीश्योरिंग है। रूबेला IgG पॉजिटिव है तो रीश्योरिंग है। वेरिसिला IgG पॉजिटिव है तो रीश्योरिंग है ना, हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। बट अगर IgG नेगेटिव है और IgM भी नेगेटिव है, तब हमने सेकंड टेस्ट करवाएंगे कि मे बी इंक्यूबेशन पीरियड में हो इन्फेक्शन, अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री है। इसीलिए जो इन्फेक्शंस हैं टॉर्च स्पेसिफिकली, उसमें 2 लेवल्स देखते हैं, पेयर्ड सैंपल होता है। एक बुकिंग पे सीरम सेव कर लेते हैं, और अगर दोबारा कभी कोई भी हमें डाउट होता है तो हम बुकिंग वाले से मैच कर लेते हैं कि बुकिंग पे नेगेटिव था या पॉजिटिव था। लेट्स सपोज एक इन्फेक्शन बुकिंग पे भी पॉजिटिव है, ठीक है, और वो अब भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है बुकिंग पे मतलब अर्लीस्ट प्रेगनेंसी पे भी पॉजिटिव था, तो ये इनसाइड प्रेगनेंसी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बात समझ में ना आए तो फिर हम उनका राइजिंग ट्रेंड देखते हैं, मतलब एक IgM राइजिंग हुए जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग है, वो गंदा इन्फेक्शन होता है IgM। ठीक है। तो ओवरऑल मैं बता रही हूँ, हर एक में और भी स्पेसिफिक चीजें हैं, बट ओवरऑल ये है कि टोक्स, रूबेला, वेरिसिला तंग नहीं करते इफ दे आर सेकेंडरी, बट सिफिलिस और CMV तंग करते हैं वेदर दे आर सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है मैम, ये जो IgG एविडिटी टेस्ट है वो हमने सिर्फ CMV और टॉक्सो में करना है या वो हम रूबेला में भी करेंगे? रूबेला में नहीं करना, नहीं अब राइट नाउ रूबेला में रिकमेंडेड नहीं है, बट येट आ रहा है अभी, आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा। हम CMV और टॉक्सो याद रखें। हाँ बिल्कुल, उसमें ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। रूबेला में देखें, उसमें ये भी कहते हैं सबसे पहले अगर आपने कोई टेस्ट करवाना है ना, एंटीबॉडी करवानी है, वो IgM है या IgG है इन ऑल टच? IgM IgG है, ये IgG है। मैडम IgG का मतलब है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन, मतलब बस पहले जान छूट हुई गई। है। ठीक है, रूबेला IgG पॉजिटिव रीश्योरिंग है ना। IgG एविडिटी कराएंगे पहले। IgG एविडिटी टेस्ट में भी IgG ही होता है। इफ यू नो के IgG एविडिटी टेस्ट क्या, उसमें IgG देख रहे होते हैं ना। मतलब फर्स्ट हम हमारे पास कोई एविडिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब IgG है तो मोर क्रोनिक इन्फेक्शन है ना। कम IgG होते हैं, रीसेंट इन्फेक्शन में होते हैं, वो लो एविडिटी टेस्ट होते हैं। लो एविडिटी टेस्ट रीसेंट इन्फेक्शन बताएगा तो उसमें IgG कम होगा ना, उसमें IgM ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब हमने फर्स्ट IgG कराना है। फर्स्ट IgG कराना है, ये भी MCQ है आपका रिकॉल का। अच्छा, रैश की अप्रोच प्रेगनेंसी में क्या होगी? अब रूबेला का रैश क्या होता है? पार्वो मैकुलोपेप्टिक, वो साइटोमेगालोवायरस। जी जी प्लेसेंटोमेगाली जो है क्वेश्चन था, उसमें एक CMV का भी आपने एक दफा बताया था कि CMV में भी प्लेसेंटोमेगाली होती है। देखिए, प्लेसेंटोमेगाली CMV में भी है, सिफिलिस में भी है, और एनीमिया में भी है। मैं तो बता रही हूँ तीनों में है, बट हाउ यू विल पिक द राइट की, वो आपको बज़वर्ड्स मिलेंगे। एक पेशेंट शार्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आई है, शी इज क्लिनिकली पेल, JVP रेज्ड, तो ये तो एनीमिया हो गया, सिवियर एनीमिया में होगा प्लेसेंटा बड़ा। ठीक है। अगर पेशेंट आती है नॉन इम्यून हाइड्रोप्स विदाउट लीयंस, तो ये सिफिलिस हो गया। हाइड्रोप्स भी और लीयंस भी हैं, तो ये CMV हो गया। हम उसमें ये है ना, वो सिर्फ एक ही तो फाइंडिंग नहीं देंगे ना, वो 3-4 और भी तो साथ बताएंगे। ऑब्वियसली आप जो रिकॉल करते हो, आप बहुत जो है ना वो आप अपने अंदाज में करते हो, तो हम हमेशा रिकॉल को बैलेंस करके ही आपको पढ़ाते हैं।
मैं एक रिकॉल के 10 रिकॉल बनाती हूँ कि ये ऐसा हो तो ये ऐसा हो तो, वही कनेक्शंस बना देती हूँ, ठीक है। तो फिर एग्जाम में यू कैन इजीली अप्रोच। अभी आपने देखा नहीं कितने लोगों के आपने मुबारक बातें देखी हैं जिन्होंने आईएमएम पास किया, मैक्सिमम स्कोर था इस दफा आईएमएम के स्टूडेंट्स का, क्योंकि उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी थी और उनको अप्रोच भी किया था। अच्छा देखिए, मैक्युलोपेपुलर रैश तो कहते हैं नॉन वेजिकुलर रैश। अब एग्जाम में अगर नॉन वेजिकुलर भी आ जाए तो तंग नहीं होना, दिस इज एक्चुअली मैक्युलोपेपुलर। अच्छा, रुबेला, पार्वो, सिफिलिस, इन तीनों का मैक्युलोपेपुलर या नॉन वेजिकुलर रैश होता है, ठीक है। लेकिन पार्वो में स्लैब चीक के साथ आता है, रेड होते हैं दोनों बच्चे के ना गाल। लेकिन सिफिलिस में पाम और सोल पे होगा ये स्पेसिफिक, ये दिस इज बस बट फॉर इट। स्लैब चीक मैक्युलोपेपुलर ये नॉन वेजिकुलर रैश पार्वो, पाम सोल में मैक्युलोपेपुलर रैश या बुलस लीजन्स है सिफिलिस, ठीक है। रुबेला का रैश सेम पार्वो की तरह होता है। समझ नहीं आती आपको अपेरेंटली कि रुबेला या पार्वो, बहुत मुश्किल होता है इसको संभालना, मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। हाउएवर इसमें ब्लूबेरी मफिन रैश होते हैं, अगर ऐसा कुछ एग्जाम में लिखा है तो दैट इज स्पेसिफिक विद रुबेला, ठीक है। या ये सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न होता है। सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न होता है कि लिम्स में होगा, बाद में फिर जो है एब्डोमेन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न इन सब में ही है, इसमें भी लिम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें भी फेस इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रंक नहीं इन्वॉल्व हो रहा, तो सब में सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न है, सब में ही नॉन वेजिकुलर रैश है। बट स्टिल यू विल सी कि सब में एक चीज डिफरेंट आ जाएगी। पार्वो में वो स्कूल टीचर आ जाएगी आउटब्रेक्स के टाइम पे, ठीक है। रुबेला वाली जो है, इसमें रुबेला का वो टाइटर देते हैं, या इसके लिए सेकंड लफ्ज जो जर्मन मीजल्स के साथ कोई ना कोई हिंट डाल देते हैं, ब्लूबेरी मफिन रैश डाल देते हैं। सिफिलिस में तो कहानी डिफरेंट होती है ना, पाम और सोल्स पे नॉन वेजिकुलर मैक्युलोपेपुलर रैश, लेकिन साथ में कुछ वीडियरल का भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, आप पिक कर लेते हो। वेजिकुलर रैश फिर किस में होता है? वो वेरिसिला में ही होता है। वेरिसिला क्या है? हर्पीज। तो वेजिकुलर रैशेस वेरिसिला में भी मिल सकते हैं, दे कैन कम इन हर्पीज सिम्प्लेक्स एज वेल, ठीक है। वेजिकल्स उसमें भी होते हैं। डर्माटोसिस कौन से? अब आपको अपेरेंटली रैश देखते ही आपके दिमाग में डर्माटोसिस भी आ जाते हैं, और वो भी 2-3 कीज होती हैं, 5 कीज में से 2-3 आते हैं इन्फेक्शन, 2-3 डर्माटोसिस की कीज होती हैं। फिर हाउ टू एक्सक्लूड देम? डर्माटोसिस होते हैं जो प्रेगनेंसी के स्पेसिफिक होते हैं, जो मतलब प्रेगनेंसी से पहले नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो कि पेशेंट को क्रॉनिक स्किन डिजीज होती है, एक्जिमा, सोरियासिस, ये डर्माटोसिस ऐसे ही हैं जो मल्टी सिस्टम भी हैं, और प्रेगनेंसी ना भी हो तो ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी हिस्ट्री होगी। तो अगर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की भी हिस्ट्री है तो दे आर नॉट प्रेगनेंसी स्पेसिफिक। अगर सिर्फ प्रेगनेंसी में हो रहे हैं तो देन दे आर नॉन, मतलब फिर वो क्रॉनिक नहीं है। तो मैं अब सिर्फ बात कर रही हूँ डर्माटोसिस जो कि प्रेगनेंसी स्पेसिफिक है, ठीक है। एक में रैश पहले आता है फिर इचिंग होती है, एक में इचिंग पहले आती है फिर रैश होता है। पहले इचिंग आएगी और बाद में रैश होगा, वो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है। इसका रैश जो होता है वो आइट्रोजेनिक होता है, खारिज कर करके मरीज कर लेती है, इसका अपना कोई रैश नहीं होता। लेकिन जो डर्माटोसिस बाकी है अपार्ट फ्रॉम आईसीएच, उनमें रैश स्पेसिफिक होता है और इचिंग भी होती है, और वो इचिंग जो होती है और रैश ये दो इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता इचिंग से रैश हो, ठीक है। तो इनके रैश इंडिपेंडेंट होते हैं, और अगर अर्ली ऑनसेट है और सिर्फ लिम्स पे है, इसे कहते हैं एटोपिक इरप्शन। इसमें पेरिफेरल पैटर्न होता है और ये कॉमनेस्ट रैश है प्रेगनेंसी का। लेट ऑनसेट में पप और पेम्फिगाइड जेस्टेशनस आ जाते हैं। पप इनोसेंट होता है, इसमें एक स्पेसिफिक लफ्ज होता है उसमें अम्बिलिकल स्पेयरिंग का, और पेम्फिगाइड जेस्टेशनस में होती है फेस स्पेयरिंग। ये जो है ये पेट पे होता है पहले। ये सारे रैश आपने देखे, सारे सेंट्रीफ्यूगल थे, बट पप और पेम्फिगाइड जेस्टेशनस का जो रैश है वो जो है वो एब्डोमेन से आएगा। वो दिस इज नॉट एंटी सेंट्रीफ्यूगल रैश, मतलब बाकी सारे लिम्ब से फेस से आ रहे हैं, स्टार्ट हो रही हैं, ये एब्डोमेन से स्टार्ट हो रहा है। एक तो पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि रैश पहले आ रहा है या इचिंग पहले आ रही है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में ही हुआ है, और प्रेगनेंसी स्पेसिफिक डर्माटोसिस है ही कितने, 4। पाप, पीजी, एटोपिक इरप्शन, ठीक है। चलें, तो आप अब एक पेशेंट है जिसमें सिर्फ जो है ना रैश इचिंग की हिस्ट्री है, डर्माटोसिस की हिस्ट्री है, तो वो तो फिर वो रैश तो आउट हो गया ना, सिफिलिस का रैश, पार्वो का रैश, रुबेला का रैश, और इन सब में कोई फेटल एनॉमलीज नहीं है।
ये वो रैश है रिपीटेड एनॉमलीज नहीं कर रहे, ऊपर वाले मैकुलर पेपर रैशेस एनॉमलीज भी कर रहे हैं। और मैं स्पेसिफिक बज़वर्ड्स आएंगे कि कोई स्प्रिंग सीजन में आ रहा है, कोई नर्सरी वाली माँ को स्कूल टीचर है वो उसको आ रहा है। तो ईच यू नो ट्राइड विल हैव सम स्पेसिफिक, तो आप बड़ी क्विक चीज बना लेंगे। अब एक मरीज आ रही है जिसको इचिंग है, रैश है, जॉन्डिस है, उसको पिछली प्रेगनेंसी में भी यही था, और व्हेनेवर शी यूज ओसीपी उसको ये हो जाता है। दिस इज व्हाट इज दिस, क्या करवाना है इसमें? बाइल साल्ट्स कराने हैं इसमें। वो ये नहीं पूछेंगे कि इंट्राहेपेटिक कोलिसिस्टिस ऑफ प्रेगनेंसी है, नहीं, वो उसके बिलिरुबिन देंगे, जो कॉन्जुगेटेड है, अनकॉन्जुगेटेड एलएफटीज देंगे, और मे बी वो नॉर्मल हो, स्पेसिफिक तो बाइल साल्ट्स ही है, उसी पे आएंगे आप। ठीक है, उसमें ऑप्शंस होंगी गॉल ब्लैडर की और बाकी सारे रैशेस की, बट आप आराम से पिक कर लेंगे क्योंकि स्टोरी ऐसे बनी है। एक मरीज है जिसमें बहुत गंदे लीजन्स हैं जो कि एब्डोमेन से शुरू हुए हैं, लेकिन जो है ना अम्बिलिकल एरिया स्पेयर है, बच्चे में कोई मसला नहीं है, कोई अनोमली नहीं है। व्हाट इज दिस? इट इज पब। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रैश? दिस इज एटोपिक इरप्शन। एक है जिसमें ऑटोइम्यून अस्थमा है, मरीज को एटोपी है, बच्चे में भी आईयूजी आ रहा है। व्हाट इज दिस? पेम्फिकाइड जेस्टेशनस, राइट? तो बज़वर्ड्स आ रहे हैं, की बन रही है, आपने ये कनेक्शंस बनाने हैं और की बनानी है। ठीक है, इसी तरह सिफिलिस में मैं बता चुकी हूँ कैसे बज़वर्ड्स आएंगे, पार्वो में कैसे आएंगे, रुबेला में कैसे आएंगे, वेजिकुलर रैशेस में हर्पीज आ गया वो कैसे आएगा। तो सारे रैश एक ही दफा अप्रोच करना सीख लें। कोई भी रैश का क्वेश्चन आया नहीं, आपने फटाफट की बना लेनी है। ये सारे डर्मेटोसिस की है, आप स्क्रीनशॉट लेके मैम ये जो जी जी ये तो ईवीएम में भी नहीं लिखा हुआ। मैम वो दोबारा कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना था मैडम स्क्रीन इसकी। मैम ये जो रुबेला का एमसीक्यूज में टाइटल बता, टाइटल के साथ कहां से पढ़ें? कैसे लिखे हाथ से, और ये बुक पे है, ये तो मुझे मेरे दिल पे लिखे। थैंक यू मैम। मैम जी जी मैम ये रुबेला का बताए ना, टाइटल जो देते हैं वो ये कहाँ से पढ़े? मतलब 1 in 8 है, 1 in 64 है? वो मैं बताती हूँ। अच्छा, वो जिस आपने रुबेला का क्विज सॉल्व करे थे ना, उसमें 1 into 8 का टाइटल था जी पेशेंट का ना। वो एक तो वो क्वेश्चन डेफिशिएंट है, उसमें जेस्टेशनल एज नहीं लिखी हुई। अगर जेस्टेशनल एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और 1 into 8 का टाइटर भी आ रहा है ना, तो हमें ये देखना है कि आईजीजी है या आईजीएम है। इफ इट इज आईजीजी देन रीशर करा दें, इफ इट इज आईजीएम तो बस फिर क्या करना है। लेकिन अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो इट्स ऑलवेज बेटर गेट एन अदर टेस्ट, जो कि आई थिंक की भी है। चलें, तो अल्सर आफ्टर 10 to 14 days, तो वो सही है ना, वही इकलौता ले दे के सेंसिबल ऑप्शन है ना। 1:60 का टाइटल था रुबेला का। अभी वो क्वेश्चन नजर नहीं आया ना, बाकी लोग तो पता नहीं समझ रहे हैं हम क्या बातें कर रहे हैं, एलियन लग रहे हैं, तो फिर हम उस क्वेश्चन के साथ कर लेंगे। राइट नो क्लियर हेयर एट अल्सर, पेनलेस अल्सर जेनिटिलिया पे और पेनलेस लिम्फ नोड्स, दैट इज सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस का अल्सर अकलौता होता है, क्लीन बेस्ड होती है और पेनलेस होता है प्राइमरी सिफिलिस में। ठीक है, अगर ये मल्टी सिस्टम हो तो ये पेनफुल हो सकता है, लेकिन ये इसकी एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन है, अभी हमें सिर्फ क्लासिकली करनी है। अच्छा, एलजीवी का लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम का अल्सर जो होता है ना, वो भी पेनलेस है। ग्रैनुलोमा इंग्वाइनेल या क्लैब्सिला का भी जो अल्सर है वो भी पेनलेस है। अल्सर इन सब में पेनलेस है, और लिम्फोडेनोपैथी भी इन सब में पेनलेस ही है एक्सेप्ट एलजीवी। एलजीवी में बबू बनता है और इट कैन बी पेनफुल। ठीक है, ग्रैनुलोमा इंग्वाइनेल में बीफी रेड अल्सर आता है पेनलेस, वो इसके साथ स्पेसिफिक है। ग्रैनुलोमा इंग्वाइनेल के साथ बीफी रेड, लेकिन क्या होगा इसमें लिम्फ नोड्स भी जो हैं वो ट्रू इन्वॉल्व नहीं होते, बट दे आर ऑलवेज पेनलेस। अल्सर भी पेनलेस, बट ये बहुत इरोडेड अल्सर होता है, गंदा दिखने में। एलजीवी का अल्सर इरोडेड गंदा नहीं होता, पेनलेस होता है। लिम्फ नोड्स यूजुअली पेनफुल होते हैं, इसको कहते हैं ट्रू बबूज। ठीक है, और
सिफिलिस में क्या होता है, इसमें तो जिंदगी आसान है ना, लिम्फ नोड भी पेनलेस है, अल्सर भी पेनलेस है, ठीक है। तो इजी हो गया कि सारे पेनलेस अल्सर 3 तरह की डीडीज हैं, सिफिलिस, एलजीवी, जीआई। अगर मरीज का जो है वीडिरल पॉजिटिव है, एसटीडी के साथ आ रहा है, दिस इज सिफिलिस। एसटीडी ये सारे ही हैं, एलजीवी भी एसटीडी है, जीआई भी एसटीडी है, बट जीआई भी क्या होगा, बीफी रेड अल्सर देंगे और पेनलेस लिम्फ नोड। मैडम एक एमसीक्यू था, उसमें बीफी रेड का नाम नहीं लिखा हुआ था, और वो जो अल्सर की जिस तरह की डिस्क्रिप्शन बता रहे थे वो दोनों में ऐसी बताई हुई है बुक्स में, एलजीवी की भी और जीआई की भी। तो मैडम वो बहुत मुश्किल से समझ आ रही थी कि अब इसको एलजीवी करेंगे क्या करें, मतलब दोनों ही पेनलेस थे और दोनों ही सिंगल ही था अल्सर उसका, और मतलब बीफी रेड का नाम नहीं ना हो अगर तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करें? फिर मोस्ट कॉमन एलजीवी क्लेम आइडिया ही है ना, सबसे कॉमन एसटीडी क्लेम आइडिया ही है। फिर वो इन्फेक्शन जिसमें ना पता चले कि टॉक्सो है, सीएमवी है, वो सीएमवी है। तो वो पेनलेस अल्सर जिसमें ना पता चले कि एलजीवी है या जीआई है, तो वो एलजीवी है। ओके मैम, लेकिन उसकी की में उन्होंने जीआई दिया, एलजीवी में है ना मैम, मैंने एलजीवी किया था लेकिन नो कीज पे ना जाए, नो डू नॉट फॉलो कीज, प्लीज मेक योर ओन कीज। ओके एक्चुअली मैम शैंकर्स जो है वो सिफिलिस के ही होता है ना, शैंकर्स पेनलेस अल्सर शैंकर्स के अंदर होते हैं। हाँ जी, शैंकराइड और होता है, शैंकर हो रहा है, शैंकराइड हो रहा है। नहीं मैम, जो सिफिलिस में है वो शैंकर्स हैं, शैंकरॉइड्स हैं? वो शैंकर है, शैंकराइड्स एच दूसराई कराता है, हीमोफाइलस, और वो बहुत पेनफुल है। ठीक है। अच्छा मैम एक मैंने एमसीक्यू पढ़ा था कि जो शैंकर्स हैं वो क्योंकि जेनिटल एरिया में जो है उसमें अल्सर्स कॉज करता है, वो पेनलेस होता है, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा जेनिटल एरिया में वो पेनफुल होते हैं और मल्टीपल होते हैं। आई टोल्ड अर्लियर, मैंने सिफिलिस में एक क्लासिकल में बताया है कि व्हेन दे आर ऑन अदर साइड्स एंड दे आर मल्टीपल दे कैन बी पेनफुल, बट क्लासिकली व्हेन दे आर एट जेनिटलिया दे आर पेनलेस एंड दे आर सिंगल एंड दे आर वेरी क्लीन इंटीग्रेटेड। मैम ये सिर्फ इन तीनों में से लिम्फ नोड पेनफुल एलजीवी में है ना मैम? बिल्कुल, बस एलजीवी याद रख लें, ठीक है। और इसमें वो फिर जिंदगी यहाँ आसान नहीं है, अब वो आपको बताएंगे अल्सर का और पेनफुल लिम्फ नोड का, पूछेंगे आपसे सेकंड लाइन एंटीबायोटिक, 5 की 5 ऑप्शन है, फर्स्ट लाइन देंगे ही नहीं, या पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाएगी या फिर वो एलर्जीज हो जाएंगी, उसको फिर सेकंड लाइन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने ये जो इन्फेक्शंस हैं इनकी क्लासिकल ट्रायड भी देखनी है, इनकी नॉर्मलीज की भी, इनके डिस्चार्ज की भी, इनके अल्सर की भी, और फिर इनका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव नहीं है, उसमें एलर्जी हो गई है, तो फिर सेकंड ऑप्शन प्रेगनेंसी में क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह इन्फेक्शन आप पढ़ेंगे, ये सारा इन्फेक्शन का मैं तरीका बता रही हूँ। चलें तो पेनिसिलिन का भी बता दें, जो आपने बताया था कि एनाफाइलेक्टिक के बाद हमने डिसेंसिटाइजेशन करनी है, और अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की बात ना करें ना, वो तो मर जाएगी बेचारी, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन किलिंग होते हैं, उसमें डिसेंसिटाइजेशन नहीं है, माइल्ड रिएक्शंस हैं उसमें डिसेंसिटाइजेशन है, और जैरिश एक्साइमर भी माइल्ड ही है, वो 24 आवर में खुद ही सेटल हो जाता है, उसमें एक खास बात है कि बच्चे में सिटीजी खराब हो जाती है बस। डिसेंसिटाइज कैसे करते हैं मैडम? हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी डोज लगाते हैं 2-2 घंटे के बाद, और मैक्सिमम डोज 24 घंटे में मिलती है मरीज को। अच्छा, तो पेनफुल अल्सर्स में हर्पीज है, शैंकराइड है और कैंडिडा है और ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है, ठीक है। हर्पीज सबसे ज्यादा पेनफुल हर्पीज है, बायलैटरल है, बायलैटरल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद शैंकराइड है, इसमें भी पेनफुल अल्सर है लेकिन लिम्फ नोड्स यूनिलैटरल हैं, और उसके बाद कैंडिडा और ट्राइकोमोनास है। ट्राइकोमोनास और कैंडिडा में इचिंग इतनी गंदी होती है कि मरीज अल्सर खुद ही बना देता है खारिश कर करके, इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, इसको हम बुल्बाइटिस भी कहते हैं, बट इसमें भी स्पेसिफिक ट्राइकोमोनास में है, कैंडिडा में है, तो कैंडिडा में है। कैंडिडा की इचिंग सबसे घटिया इचिंग है, किसी को भी हो तो पता हो, तो इचिंग के बाद वो अल्सर बनता है। इसमें फिर सैटेलाइट डीएनएस होते हैं और बज़वर्ड्स इतने होते हैं, हाइफी है और पीएच ज्यादा, पीएच कम है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज है, आराम से बन जाता है डायग्नोसिस। ट्राइकोमोनास में येलो डिस्चार्ज है, फ्रॉथी है, ऑफेंसिव है,
इचिंग है, वल्वाइटिस है, सोरनेस है, अल्सर है, ट्राइकोमोनास बन गया। ठीक है, आपने कनेक्शंस बनाने हैं। हमेशा सिर्फ एक चीज ऐसी नहीं आएगी कि वो सब में हो तो आप पिक ना कर पाए, कुछ बज़वर्ड भी होंगे जो दूसरे में नहीं होंगे, और देन यू कैन मेक क्विक कीज। डॉक्टर एक दफा शेंक्राइट और बता दीजिए। एंकर में पेनलेस अल्सर होता है, पेनफुल अल्सर होता है जेनेटेलिया का, और यूनिलैटरल लिम्फ एडिनोपैथी होती है इंग्वाइनल की। जबकि हर्पीज में भी जो है पेनफुल होता है जेनिटल अल्सर, बाइलैटरल लिम्फ एडिनोपैथी होती है, बट सवेयर होता है हर्पीज में, और इतना सवेयर होता है कि यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है पेन से। मैडम कैंडिडा और ट्राइकोमोनास दोनों में यानी इचिंग की वजह से अल्सर बनेगा, नेचुरल तो नहीं होगा? ट्राइकोमोनास में वैसे भी होता है, ट्राइकोमोनास में वैसे भी होता है, कैंडिडा में, लेकिन कैंडिडा में इचिंग के बाद होता है। ठीक है, जो कैंडिडा होते हैं ना, इसके अल्सर्स बनते हैं, फंगल अल्सर्स नहीं बनते। स्किन लीजेंस कैंडिडा के अपने भी होते हैं और ट्राइकोमोनास के भी होते हैं, बट जहाँ प्रॉब्लम आती है जेनेटेलिया में, वहाँ यूजुअली दे बिकम आफ्टर इचिंग। आपने पढ़ना है अभी, आपने ये सिफिलिस, एलजीवी, जीआई, हर्पीज, शेंक्राइड, कैंडिडा पढ़ना है, लेकिन आपके दिमाग में अब ये बात बैठी होगी कि ये 5 के 5 या 6 के 6 मैंने डिफरेंशिएट करने हैं एग्जाम में, तो हाउ दे आर डिफरेंट, इनको मैंने कंपेयर करके पढ़ना है, एंड देन यू विल इजीली कंपेयर किया ना, एक कुछ पॉइंट्स मिस थे तो वही थोड़ा। हाँ बिल्कुल पूछें फिर। तो जो स्किन लियंस होते हैं ना कैंडिडा के, दे आर स्पेसिफिक स्किन लियंस, उसके लिए वो लफ्ज निकालते हैं सैटेलाइट लियंस, वो बन जाता है बज़वर्ड। कैंडिडा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, कैंडिडा के लिए तो डायग्नोसिस भी नहीं कर, वो कोई लैब भी नहीं करनी, क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अच्छा, डिस्चार्ज के साथ अगर पीएच दे देना मोर देन 4.5, आंखें बंद करें और ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। अगर पीएच लेस देन 4.5 है, दैट इज स्पेसिफिक विद कैंडिडा। माइक्रोस्कोपी पे हाइफी आ गई कैंडिडा, माइक्रोस्कोपी पे फ्लैजेला आ गए ट्राइकोमोनास, माइक्रोस्कोपी पे क्लू सेल्स आ गए, दैट इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस। दे आर इट्स बज़वर्ड्स। वल्वोवेजाइनल स्वैब्स सारे एसटीडीज में होते हैं, गोनोरिया, ट्राइकोमोनास, क्लेमाइडिया। ठीक है, आइडियल साइट भी वीवीएस है। एलवीएस जीबीएस के लिए आइडियल साइट है आपने क्या? कि आपने माइक्रोस्कोपी क्या एक्सप्लेन की है ये? मैंने बताया कि हाइफी कैंडिडा में नजर आएंगे, फ्लैजेला ट्राइकोमोनास में नजर आएंगे, क्लू सेल्स बैक्टीरियल वेजिनोसिस में नजर आएंगे। ओके, स्टेप वाइज अप्रोच डिस्चार्ज की है। सबसे पहले तो क्लिनिकल फीचर्स देखें डिस्चार्ज के, और पेशेंट के रिस्पेक्टर्स देखें, और फिर आप उसकी पीएच देखें, उसकी माइक्रोस्कोपी कराएं, फिर स्वैब्स लें। ठीक है, अगर आपने स्वैब लेना है, आपको बताया जाए कि एसटीडी है, म्यूकोप्रोलेंट डिस्चार्ज है, कॉन्डम नहीं यूज किए जा रहे, या पीआईडी का सिनेरियो भी साथ दे रहे हैं, तो आपने या नाम ही बता देंगे गोनोरिया का लेना है, तो आइडियल साइट है वीवीएस। ग्लेमाइडा का स्वैब कहाँ से लेना है? आइडियल साइट है वीवीएस। ट्राइकोमोनास की भी आइडियल साइट जो है वो वीवीएस ही है, और इन तीनों पे नेट करते हैं, वीवीएस से सैंपल लेके नेट का टेस्ट कराते हैं। ठीक है, एलवीएस जीबीएस के लिए होता है। जीबीएस के लिए क्वेश्चन आता है कि कहाँ से लेना है, लो वजाइनल स्वैब लेना है। एचवीएस हम लेते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडा के लिए, एंड सम टाइम फॉर ट्राइकोमोनास। एंडोसर्वाइकल स्वैब सिर्फ गोनोरिया में लिया जाता है। अगर वीवीएस पे गोनोरिया मिल गया है तो फिर हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस ना हो, क्योंकि गोनोरिया में बहुत होती हैं, तो हम कल्चर लेते हैं, और कल्चर में फिर एंडोसर्वाइकल लेते हैं। ठीक है मैम, वीवीएस का रिपीट कर दें। सारे एसटीडीज, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनास। मैम एक दफा सारा दोबारा रिपीट कर दें। वीवीएस, एक मिनट,
हाँ जी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। स्वैब्स इन्फेक्शन हमने कर लिया। अच्छा, डिस्चार्ज होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं। एक होती है मैलिग्नेंट, नहीं पैथोलॉजिकल होते हैं। पैथोलॉजिकल में मैलिग्नेंट भी आ जाते हैं और नॉन मैलिग्नेंट भी आ जाते हैं। और फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज फिजियोलॉजिकली होता है, नॉन ऑफेंसिव, नो इचिंग, नो स्मेल, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट। और वो आप देख लें कि फर्स्ट फेज में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट थिन एस्ट्रोजन की वजह से स्पिन बार की फिनोमेना आता है। और ओवुलेट पोस्ट ओवुलेटरी डिस्चार्ज जो होता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है, और वो थिक होता है और वो स्कैंटी होता है, और उसमें कोई साथ में एसोसिएशन नहीं होती पेशेंट को। इट इज नॉट ऑफेंसिव, इट इज नॉट इचिंग, इचिंग भी नहीं करता, ऑफेंसिव भी नहीं होता। तो ये फिजियोलॉजिकल है। कार्डिवाइड थिक कैंडिडा, फ्रॉथी that is specific with trichomonas, purulent that is specific with gonorrhea, mucopurulent that is specific with with chlamydia. Okay, yellowish frothy offensive trichomonas, लेकिन yellowish frothy offensive non itchy that is bacterial vaginosis. Yellowish frothy offensive itching trichomonas. Thin white offensive non itchy again bacterial vaginosis. Right after coitus, that is bacterial vaginosis. Most common, that is bacterial vaginosis, whether low socioeconomic status or high socioeconomic status. ठीक है, पुरुलेंट और म्यूकोपुरुलेंट और गनोरिया में होते हैं। नहीं स्पेसिफिक बताया है। गनोरिया में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, क्लेमाइडिया में होते हैं लिम्फोसाइट ज्यादा। जिसमें न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगे वो ज्यादा प्रूलेंट होगा। ठीक है, तो मेरे को अब हम सिर्फ डिस्चार्ज पे नहीं बनाएंगे। अभी जो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें वो बता रहे थे कि प्रूलेंट डिस्चार्ज है, और वो बन रहा था हमारे पास जाके ट्राइकोमोनास, क्योंकि वो एसटीडी थी, प्रूलेंट थी, ना क्लेमाइडिया आ रहा था उसमें, ना उसमें गोनोरिया आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। एक्सक्लूड कर करके जाके वो बना ट्राइकोमोनास, क्योंकि वो ऑफेंसिव था और उसमें वो सर्विक्स पे स्ट्रॉबेरी लियंस थे। कनेक्शन बन गया ना, तो आपको कुछ ना कुछ बस मिल जाते हैं। सिर्फ डिस्चार्ज की बेस पे डायग्नोसिस नहीं आता, क्योंकि डिस्चार्ज की बेस पे आता है तो फिर प्रूलेंट के साथ ट्राइकोमोनास कभी भी ना बनता। बट वो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स तो आ गई ना उसके साथ स्पेसिफिक। सर्विक्स पे अगर लियन है तो 2 ही एसटीडीज में होते हैं, वो है क्लेमाइडिया या एसटीवी। ये आप लोग करोगे इंशाल्लाह विद इन्फेक्शन। आपने ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, एंड आई विल कीप ऑन रिवाइजिंग, आई विल कीप ऑन टेलिंग कि ये कैसे कैसे करना है। अभी तो मैं एक ब्रॉडर वे में बता रही हूँ, फिर हम इंडिविजुअली जो इन्फेक्शंस करेंगे होपफुली दोज हु हैव जॉइंड आवर थ्योरी कोर्सेज, तो इट विल बी सुपर इजी फॉर देम। लेकिन आपको ये मॉड्यूल शुरू करने से पहले आपने ये बातें जहन में रखनी है कि हाउ यू शुड मेक, हाउ यू पीपल आर सपोज्ड टू मेक योर नोट्स। अगर आप डे 1 पे स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शन और डे 14 पे आपकी ये चीजें कवर नहीं है, तो फिर आपने कुछ नहीं किया। यू कैन नॉट अटेम्प्ट एग्जाम, ना बैठे फिर एग्जाम में। ठीक है, तो बाकी कराने को तो बहुत कुछ है। रूबेला है पूरा, CMV है पूरा, हर्पीज है, वेरिसीला है। डॉक्टर हिरा, अगर सिफिलिस का आता है कि उसका आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा करना है, उसमें ऑप्शंस में डार्क फील्ड भी दिया हुआ है, PCR भी और सीरोलॉजी भी, हम उसमें किस तरह से चूज करेंगे? सिफिलिस तो मैंने आपके कहने से पहले ही निकाल लिया। सिफिलिस में क्या होता है कि हम लियन से अगर सोर्स मिल गया ना, लियन मिल गया है, तो लियन पे आप 2 तरह के टेस्ट कर सकते हैं। एक है डार्क फील्ड और दूसरा है PCR। बट अगर कोई लियन नहीं है तो फिर सिर्फ सीरोलॉजी होती है, और सीरोलॉजी होती है 2 तरह की, ट्रिपोनेमा स्पेसिफिक और ट्रिपोनेमा नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, अगर आपको शंकर मिल गया है, CSF का फ्लूइड मिल गया, उस पर आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी PCR कर सकते हैं। सीरोलॉजी आप विदाउट सस्पिशन पे भी कर सकते हैं कि आपको लगता है कि सिफिलिस का सिनेरियो है, तो आप कर लेंगे इसमें।
और अब उसमें भी मैडम आपने कंफर्मेटरी जो होता है ना वो स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। अब स्पेसिफिक में जो है वो एलाइजा है और ये सारे एलाइजा के साथ TPHA ये सारे हैं। बट जो नॉन स्पेसिफिक है उसमें दो ही हैं, VDRL और रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट। अब होता ये है कि जब हमें स्ट्रांगली सस्पिशन होता है सिफिलिस का तो हम कंफर्मेटरी कराते हैं स्पेसिफिक टू ट्रिपोनिमा पैलिडियम, मतलब एलाइजा या बाकी ये जो ट्रिपोनिमा पैलिडियम एंटीबॉडीज, ये एब्जॉर्बेंट टेस्ट हैं, सारे ये पार्टिकुलर टेस्ट हैं। अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो फिर हम सेकंड कराते हैं। सेकंड जो टेस्ट है वो भी जो है, लेट्स सपोज अगर आपने पहला एलाइजा कराया, ये पॉजिटिव है, ये ट्रिपोनिमा स्पेसिफिक था, फिर आपने कंफर्म करना है दूसरी तरफ का स्पेसिफिक लगा के, मतलब ट्रिपोनिमा पैलिडियम एंटीबॉडीज एब्जॉर्बेंट टेस्ट, लेट्स सपोज, तो ये भी स्पेसिफिक है। जब आपको दो स्पेसिफिक अगेंस्ट ट्रिपोनिमा पैलिडियम टेस्ट मिल गए पॉजिटिव, तो फिर आपने कहा ये वाकई ही इट इज सिफिलिस। फिर आपने उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी। मॉनिटरिंग स्टार्ट करने में आपने जो है जो करना है वो नॉन स्पेसिफिक करना है, VDRL या रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट। अब जाके जब एक दफा डायग्नोज हो गया ना सिफिलिस, तो ये जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट थे VDRL और रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट, ये ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को बताएंगे। कम हो रहा है VDRL तो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, नहीं परसिस्ट कर रहा है तो ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक्टिव इन्फेक्शन को भी VDRL और रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट बताएगा, बट कंफर्मेशन जो है वो स्पेसिफिक पे ही होगी, एलाइजा पे या नॉन एलाइजा बाकी सारे। और मैडम अगर MCQ में लेयन मेंशन किया हुआ है, फिर हमने डार्क फील्ड या PCR में से चूज करना है और देन सीरोलॉजी? इट डिपेंड्स ऑन, अगर वो कहें कि शंकर है, अगर वो कहें शंकर से लेयन लिया है तो उस पर डार्क फील्ड। मोस्ट कॉमन सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मोस्ट कॉमन सीरोलॉजिकली होते हैं। अगर आपको कोई बज़वर्ड नहीं मिलता है ना, तो फिर आप सीरोलॉजिकल चूज करें। डिजीज की डायग्नोसिस के लिए स्पेसिफिक टू ट्रिपोनिमा पैलिडियम, और डिजीज आफ्टर डायग्नोसिस इसकी ट्रीटमेंट की प्रोग्रेशन या इफेक्टिवनेस के लिए वो फिर नॉन ट्रिपोनिमा पैलिडियम, जैसे जिसमें VDRL और रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट आ जाते हैं। डॉक्टर अगर किसी में स्ट्रांगली सस्पिशन नहीं है तो उसमें स्क्रीनिंग के लिए जैसे आम प्रेगनेंसी के लोगों में कौन सा टेस्ट कराते हैं? VDRL कराते हैं? नो। ओके। जी, सबसे पहले आपने स्पेसिफिक कराना है, एलाइजा या नॉन एलाइजा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर दूसरा स्पेसिफिक कराना है, फिर वो कंफर्म हो गया तो कंफर्म हो गया, फिर उसके बाद VDRL और रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट कराना है, ताकि हम देख सकेंगे ट्रीटमेंट कैसी थी। और ये हमने बिफोर ट्रीटमेंट करना है, फिर उसके बाद करना है 3 मंथ्स के बाद, ताकि ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस देख लें। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेशेंट में क्या कराना है सिफिलिस में। एलाइजा कराएंगे, VDRL कराएंगे, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट कराएंगे, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कराएंगे। मोस्ट कॉमनली एलाइजा यही कराएंगे। और मैम हर्पीज में वायरल PCR करवाएंगे या नेट करवाएंगे? क्योंकि जो इसकी गाइडलाइन थी उसमें नेट मेंशन था कि अब रिकमेंडेड नेट है हर्पीज में। नेट कैसे कराते हैं? PCR पे ही मिलता है नेट भी। ये कौन सा टेस्ट है? न्यूक्लियोसाइड एसिड, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है ना, तो वो PCR पे ही मिलेंगे। ठीक है। अब हर्पीज में ये होता है कि हमें नहीं समझ आती कि प्राइमरी हर्पीज है सेकेंडरी हर्पीज है, पेशेंट हिस्ट्री नहीं देता, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर वेजिकुलर कोई अल्सर था वहां से हम स्वैब टेस्ट ले लेते हैं, उधर जो एंटीजन मिलता है ना उसको माँ के ब्लड से भी टेस्ट ले लेते हैं, उसमें अगर कोई एंटीबॉडी मिलता है, अगर वो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम है तो एंटीबॉडी ऑब्वियसली पहले से मौजूद था, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन है। अगर माँ में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं और पहला एंटीजन हमें स्वैब से मिल गया तो देन इट इज प्राइमरी। गो फॉर सेक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड।
तो कुछ इन्फेक्शंस ऑब्वियसली मेरा आज के सेशन में मेरा नहीं था ये प्लान कि मैं आपको वो इन्फेक्शन करवाऊं जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो इम्पोर्टेंट है उसमें जो है सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो हर्पीज है, ठीक है, फिर वेरिसीला है, वेरिसीला वायरस, फिर HIV है, फिर ये हेपेटाइटिस B एंड C है, ठीक है, फिर GBS है। तो हर्पीज अगर प्राइमरी हर्पीज है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपने सेक्शन करना है। अगर प्राइमरी वेरिसिला जोस्टर इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तो आपने सेक्शन नहीं करना, आपने सिर्फ इंडक्शन लेट करनी है 7 दिन के लिए। HIV है, या तो वायरल लोड सप्रेस नहीं हुआ या आई विदाउट टेकिंग एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जो कि उसने यूरी 24 वीक पे लेनी थी, सेक्शन है, ठीक है। हेपेटाइटिस B C में कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें इंडक्शन करनी इसकी वजह से, ना इसमें सेक्शन करना है इसकी वजह से, इसमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करनी है, लेट ARM, माँ की एंटीबॉडीज करानी है बस। अगर E एंटीजन है तो दोनों वैक्सीनेशन करनी है। C में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें मॉनिटरिंग होती है। GBS अगर है, GBS है तो इसमें सेक्शन नहीं करते, इसमें क्या करते हैं, इमीडिएट इंडक्शन करते हैं। अगर 34 वीक के बाद है, लीकिंग हो गई है, लेबर में जा रही है, और इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, ठीक है। चलो मैडम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की डोज बता दीजिए इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस वाली। अब वो देना क्यों है, किसमें देना है, किसमें नहीं देना, पहले तो ये बताएं। इसमें 3 ग्राम पेनिसिलिन होती है और उसके बाद जेंटामाइसिन होती है। पेनिसिलिन हिस्ट्री होगी, मुझे याद नहीं क्लियरली, बट 3 ग्राम और 1.5 था, बाद में रिपीट करवा रहे थे टिल होल डिलीवरी, और पर अगर वो रिएक्शन था तो टिकोप्लानिन या वैंको दे रहे थे, बट अभी याद नहीं है तो आई कांट कमेंट। तो दैट वाज अबाउट इन्फेक्शन, कि आपने इन्फेक्शन को कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना है और इनके नोट्स बनाने हैं ताकि एग्जाम में बैठो तो अपनी कोई चीज बना सकें, ठीक है। और इफ यू लाइक दैट सेशन, जी मैम रूबेला का क्विज का आपने आंसर्स भेजने हैं, वो मैं इस सेशन के बाद बनाती हूँ, अब आपको समझ भी आ जाएंगे ना। मैम चलें, ठीक है मैम। Okay, so those students who are interested to join us in our IMM regular theory sessions or in our FCPS theory sessions, they can contact us. और ये जनाब नंबर है जी मैम, we have just started our regular IMM theory sessions, our MCPS regular theory sessions for September attempt and for FCPS as well. तो इसमें हम हर चीज को ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके देंगे, हर मॉड्यूल का एक ऑर्गेनाइजिंग किस्म का रिकैप सेशन होगा, और होपफुली फिर आपके एग्जाम में आपको ये मसले नहीं होंगे, वो फोगी माइंड नहीं होगा आपका, ठीक है। आपकी जो मॉड्यूल जो सिलेबस है वो मॉड्यूल पे ही कवर होगा। हर मॉड्यूल को जो है स्टार्ट कैसे करना है, उसमें चैलेंजेस कैसे हैं और उनके रिकॉल्स कैसे आ रहे हैं, वो भी साथ के साथ आपको कवर करवाएंगे। जो रिपीटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट प्लान है, इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन कांटेक्ट एट द सेम नंबर। लेकिन आप रिपीटर्स प्लान में भी अकॉर्डिंगली मॉड्यूल्स कराती जाएंगी ना,